वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज से फाइनली आपकी क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस शुरू हो रही है। सारे चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, पॉलिटिकल ही नहीं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड हमारा इंग्लिश भी मेरे चैनल पर चल रहा है, तो वो भी पढ़ने तो प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम पढ़ने वाले पहला चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। एंड इस चैप्टर में गाइस हम जानेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एंड सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानोगे आप ये जानोगे कि आखिर में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका क्या रोल होता है एक कंट्री के अंदर। पता है व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जहां पे हम अपनी कंट्री को कैसे चलाने वाले हैं, उससे रिलेटेड रूल्स लिखे हैं, रेगुलेशंस लिखे हैं, उसमें हमारे राइट्स लिखे कि अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो बीइंग इंडियन सिटीजन जितने राइट्स है, जितना हक हमें मिला है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, वो सब कहाँ लिखा है? वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तभी उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकते। वाई? बिकॉज इट इज रिटन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम कहते हैं ना कि हमारा भारत का संविधान हमारे को इतने सारे हक देता है, अधिकार देता है। तो इसी संविधान के बारे में, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप इस पूरी बुक में 11th के जो आपकी ये पूरी बुक है इसमें पढ़ने वाले हो। एंड पूरा का पूरा साल आपका इस वाली बुक में आप जानोगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे इंडिया को कैसे चलाया जाता है, गवर्नमेंट के बारे में, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। तो अभी तक अगर आपको पॉलिटिकल थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी होगी तो आज की ये क्लास अटेंड करने के बाद ये चैप्टर भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ना ही आने वाले लगने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कॉमेंट सेक्शन में ना डेट लिख दो जिस दिन आप ये चैप्टर को पढ़ रहे हो। हर बच्चा मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेट बता दे, फिर मैं आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू कराती हूँ, क्योंकि आज से आपको पॉलिटिकल डिफिकल्ट नहीं लगेगी और ये शायद आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाएगा। एंड अगर आपको ये सभी चैप्टर्स की नोट्स चाहिए, उनके लिए भी अगर टेंशन होती है तो यहाँ आप देख सकते हो, ये मेरी सिमरन सहानी नोट्स नाम की एक इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पे सभी फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज के, जो आपको लर्न भी हो जाएंगे। अब शुरू करते हैं गाइस हम अपना चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो इसमें हमारा पहला बात तो ये आती है, पहला टॉपिक हमारा ये आता है दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्या है कि हर कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है? यूएसए के जाओ आप, अमेरिका की जाओ, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस के पास अपनी है, हमारे पास अपनी है, साउथ अफ्रीका के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इतनी ज़रूरी होती है? क्या आखिर में क्या ज़रूरत ही क्या है उसकी? तो मैं तुम्हें सिंपल बताऊं, जब भी किसी जगह को चलाना होता है, एक कंट्री को चलाना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, तो वी नीड सम रूल्स, वी नीड सम स्ट्रेटजी, वी नीड समथिंग जो ऑन पेपर हो, जिसे सब फॉलो करेंगे। और यही चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे मैं आप अगर कहूँ आपका स्कूल, अगर आप अपने स्कूल में डेली जाते हो तो आप अपनी डायरी देखते हो, जैसे आप एल्मेनेक भी कहते हो। तो आपके एल्मेनेक के अंदर पूरे आपके स्कूल के रूल्स गिवन होते हैं, चाहे आप उन्हें पढ़ते नहीं हो, बट डे 1 से फर्स्ट क्लास से जब आप अपने स्कूल में गए हो तब से लेके आज तक वही स्कूल के रूल्स फॉलो होते हैं कि इतने बजे स्कूल में एंटर करना है, इतने बजे छुट्टी होगी, इतने बजे आप लोगों का लंच होगा, असेंबली होगी, बालों को इस तरीके से ड्रेसअप करना है, गर्ल्स को ऐसे प्लेट्स बनानी है, नेल्स को ग्रो नहीं करना है और डिसिप्लिन में रहना है, कॉरिडोर में भागना नहीं है। ये सब क्या होते हैं? हमारे स्कूल के रूल्स होते हैं। आगे हमें फॉलो करनी है क्योंकि हमारी स्कूल की रूल बुक, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो जैसे हमारी एल्मेनेक के अंदर लिखा हुआ है, हमारी डायरी के अंदर लिखा हुआ है, वो हमें बताता है कि स्कूल का क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसे रहना है। ऐसे ही जब हम किसी कंट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे होते हैं कि कैसे हमें जो है क्या क्या चीज़ों को हमें फॉलो करना। और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन हमें रूल्स नहीं देती है कि ये करो वो करो, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स भी देती है। राइट टू इक्वालिटी, आज हम इंडिया के अंदर वी हैव राइट टू इक्वालिटी। हर कास्ट, कलर, जेंडर का इंसान इक्वल है, गर्ल है, बॉय है, किसी भी कास्ट का, वी ऑल आर इक्वल। वी हैव राइट टू फ्रीडम। अगर हमें सरकार की भी कोई चीज़ गलत लग रही है तो हम बाहर जाके आवाज़ उठा सकते हैं। वाई? क्योंकि वो सारे राइट्स हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। तो अगर सिंपल आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें रूल्स भी देता है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स भी देता है। ठीक है, तो यही चीज़ अब आप पढ़ोगे। ये वाले सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में बन के आएगा, जो आपसे पूछा जाता है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन का इसलिए नीड है हमें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे फंक्शन करता है, बहुत सारे काम करता है। तो वो फंक्शंस क्या है या फीचर्स आप कह लो, वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमें इस बुक के अंदर 4 फीचर्स बता रखे हैं। फीचर का हो, फंक्शन का हो, एक ही बात है। एक लाइन में यहाँ ऊपर फीचर होगा और एंड में मैं आपको इसका फंक्शन बता रही हूँ कि ठीक है ये पर्पस फुलफिल कर रहा है। तो 4-5 फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के या फंक्शन, तो दोनों ही हम समझ लेते हैं जल्दी से। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो समझ में आ गया ना, ये एक बुक होती है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। कई जगहों पे तो अनरिटन भी होती है, कई जगहों पे रिटन होती है, ठीक है। कई जगहों पे एक ही बुक के अंदर है, कई जगहों पे बहुत सारे सेट ऑफ पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें मिला के हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, बट इनका काम क्या है? एक कंट्री के सिटीजन को उसके राइट्स देना, उसे रूल्स बताना कि तुम्हें ऐसे रहना है इस कंट्री के अंदर। ये काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अब पढ़ते हैं हम पहला फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे आप चैप्टर शुरू करते हो तो ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। सबसे पहला फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को कोऑर्डिनेशन करवाता है। कोऑर्डिनेशन मतलब मिल बांट के एक साथ रहना, और अश्योरेंस यानी कि हमें मन की तसल्ली देता है कि हाँ हम इस कंट्री के अंदर प्रोटेक्टेड रह रहे हैं। अब ऐसा क्यों? अब आप सोचो, स्कूल का ही अगर आप सोचो, स्कूल में ना देखो
एक रूल है हमारा कि सुबह 7-8 बजे स्कूल लगेगा, सब नहीं जाना है, शाम दोपहर में छुट्टी हो जाएगी, इस समय ये वाला पीरियड है तो इस टीचर ने क्लास में जाना है। ये नहीं कि टीचरों के लिए भी रूल है कि तुम्हें जाना है क्लास लेने के लिए, नहीं कि तुम स्टाफ रूम में बैठ के गप्पे मारते रहो, नहीं, उनके भी रूल्स है, हमारे भी रूल्स है। तो ये सब क्या है, क्योंकि रूल्स की बहुत ज़रूरत होती है हमारे को। ऐसे ही कंट्री के अंदर रहने के लिए भी हम आपस में कितने सारे लोग लेते हैं। आप अपने स्कूल में आप देखो, कोई बच्चा होगा जिसे सुबह बिल्कुल स्कूल आना पसंद नहीं होगा, कोई होगा जिन्हें स्कूल आके मज़ा आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा होगा जो कहेगा यार मेरे को तो ये चाहिए 12 बजे का टाइम हो जाए, कोई कहेगा नहीं 12 बजे तो मैं अपना क्रिकेट खेलने जाता हूँ, नहीं सुबह का ही टाइम अच्छा है। तो कितनी सारी चीज़ें होती है। कोई कहेगा यार ये वाला सब्जेक्ट तो हटा ही दो, मुझे तो पसंद ही नहीं ये सब्जेक्ट स्कूल में से, कोई कहेगा नहीं ये वाला सब्जेक्ट तो रखो, ये तो मुझे पसंद है। तो बहुत सारे विचार अलग अलग हो सकते हैं स्कूल में हर बच्चे के। कोई कहेगा गेम्स पीरियड 5 बजे जो है 1 बजे रख देना लंच के बाद, कोई कहेगा नहीं सुबह गेम्स पीरियड रखना, मुझे तो तब खेलना है। कितनी सारी अलग अलग चीज़ें, अगर हर किसी की डिमांड हम सुनने लग जाए तो होगी, किसी का मन कुछ होगा, किसी का मन कुछ होगा, कोई बच्चा किसी सेक्शन में बैठना चाहेगा, कोई बच्चा किसी सेक्शन में बैठना चाहेगा। बट अगर हम सबकी सुनने लग जाए तो कुछ पॉसिबल है नहीं ना, ऐसे तो नहीं चलती दुनिया। तो वैसे ही ऐसे पूरी कंट्री भी नहीं चलती। तो कोऑर्डिनेशन कराने के लिए कि सब लोग आराम से रह पाए, तो इसलिए हम लोगों को चाहिए होते हैं कुछ रूल्स। आपकी स्कूल की एल्मनेक में, डायरी में, रूल बुक में लिखा है सुबह इतने बजे आना, छुट्टी इतने बजे होगी, लंच इतने बजे होगा, टाइम टेबल मिल जाता है, गेम्स पीरियड इतने बजे, इतने बजे। जब आप नई क्लास में आते हो, सेक्शन अलॉट हो जाते हो, तो शायद ही तुम कभी चेंज करा पाओ। क्यों? बिकॉज दीज आर द रूल्स ऑफ द स्कूल। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अब हमारी कंट्री में ही देख लो कितने सारे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। जैसे आपके स्कूल में हर बच्चे का कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, किसी को सुबह आना पसंद है, कोई मेरी तरह नाइट ऑल है, वो कहेगा यार 2 बजे से स्कूल लगाओ, ठीक है, सुबह उठा नहीं जाता। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो रूल्स तो सबको फॉलो करने हैं। तो एग्जैक्टली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे पहले हमारे को क्या कराता है, कोऑर्डिनेशन कराता है और अश्योरेंस कराता है कि आप इस कंट्री में रह रहे हो एंड यू हैव टू लिव लाइक दिस। जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो आपके पास रूल्स है ना, सेम हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे कंट्री में हमें अच्छे से रहने के लिए हमें कुछ रूल्स देता है। जैसे कि अगर आप कंट्री की बात करो, कितनी अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं कंट्री में। हिंदूज आर देयर, मुस्लिम्स आर देयर, सिख्स आर देयर, क्रिश्चियन आर देयर, देयर आर मेनी रिलीजन्स, ठीक है। साथ ही के साथ में खाली रिलीजन की बात मत करो, प्रोफेशन के लोग हैं, डॉक्टर्स, टीचर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, कितने लोग हैं। फार्मर की डिमांड अलग होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड अलग होगी, हर किसी की डिमांड अलग अलग होती है। डिफरेंट एबिलिटीज़ के लोग होते हैं, किसी के कुछ एबिलिटी है, किसी की कुछ अच्छाई है, किसी के अंदर कुछ है। अलग अलग टेस्ट के लोग हैं, किसी को म्यूज़िक सुनना ज़्यादा पसंद है, किसी को डांस ज़्यादा पसंद है, किसी को जो है कोई चीज़ पसंद है तो किसी को कोई चीज़ पसंद है। कुछ बहुत अमीर लोग हैं, कुछ पुअर लोग हैं, कुछ यंग है, कुछ ओल्ड है। तो सबके विचार अलग अलग होते हैं और सबकी मांगे अलग अलग होती है। बट आप सबकी मांगे पूरी नहीं कर सकते हो। और ऐसी सोसाइटी में फिर जब आप इतने अलग अलग लोगों के विचार होते हैं तो डिस्प्यूट भी होते हैं। जैसे 4 बच्चे क्लास में लड़ने लग जाए, स्कूल ने तो मैं कहती है डिसाइड करो सुबह कितने बजे स्कूल खुलेगा, तो तुम सब लड़ोगे। कोई कहेगा 8 बजे, कोई कहेगा 9 बजे, कोई कहेगा 10 बजे, है ना। लड़ाई होगी ना, ऐसे ही आपकी कंट्री के अंदर भी होगा। तो ग्रुप्स विल हैव डिसएग्रीमेंट। जब अलग अलग प्रकार के लोग इकट्ठे रहते हैं, चाहे रिलीजन पे हो, प्रोफेशन पे हो, किसी भी चीज़ में हो, तो उनके बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं। यही चीज़ आपकी बुक में एनसीईआरटी में अजीब अजीब बहुत लंबी लंबी लाइनों में लिखी है, उसको मैं आपको सिंपली समझा रही हूँ। जब बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग इकट्ठे रहते हैं तो उनके बीच में डिस्प्यूट होंगे। डिस्प्यूट मतलब लड़ाई, आर्ग्यूमेंट, यार मेरी सोच नहीं मिल रही थी, ऐसे इस टाइप से। अब वो अलग अलग चीज़ों पे हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन को लेकर कोई कहेगा कि बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दो या इतने समय तक पढ़ाओ, कोई कहेगा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन करो, ठीक है। कोई कहेगा सिर्फ गर्ल चाइल्ड नहीं यार, बॉयज़ पे भी ध्यान दो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कोई कहेगा प्रॉपर्टी राइट्स जो है कर दो कि सबको इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो कोई कहेगा कि नहीं भैया ऐसा तो नहीं है, जो जितनी कमा के जो प्रॉपर्टी रख सकता है उतनी रखे। बहुत सारी चीज़ों पे लोगों के अलग अलग विचार होंगे। तो इसलिए टू लिव पीसफुली, इतने सारे लोगों की बातें सुन के तो आप नहीं रह सकते हो ना। तो इसलिए टू लिव पीसफुली वी नीड सम बेसिक रूल्स। और ये रूल्स हमें कौन देता है? ये रूल हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। एक कंट्री के अंदर अभी भी आप देखो, कोई वर्ल्ड अभी इंडिया में अगर कोई सिनेरियो हो रहा हो, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ किया हो, तो आप कहोगे यार गवर्नमेंट को ऐसे करना चाहिए था, बराबर वाला लगाएगा गवर्नमेंट को ऐसे करना चाहिए था, कोई कहेगा ऐसे करना चाहिए था। बट सबकी सोच तो नहीं मिल रही है ना। तो इसीलिए जब किसी की भी सोच नहीं मिलती इतने बड़े ग्रुप के अंदर, बट फिर भी हम साथ में क्यों रह रहे हैं? बिकॉज वी हैव द रूल्स जो हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं कि इस टाइप से आपको सोसाइटी में रहना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कैसे कराता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे को रूल्स देके। और अश्योरेंस मतलब क्या हुआ? मन की तसल्ली जो मैं कह रही हूँ, अश्योरेंस देता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये कहकर कि ये जो रूल्स है ना, ये सिर्फ रूल्स ऑन पेपर नहीं है, दे आर ऑल्सो लीगली इन्फोर्सेबल। लीगली इन्फोर्सेबल मतलब कि अगर किसी ने रूल को फॉलो नहीं करा तो उसको जेल हो जाएगी, उसको सजा मिलेगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप राइट टू फ्रीडम है हमारे पास, कि हम जो मर्जी कर सकते हैं, पर क्या किसी को मार के आ सकते हो आप? नहीं ना। कैन यू किल समवन? नहीं, आपको जेल हो जाएगी। इट विल बी अ वेरी बैड थिंग। तो यही चीज़ है कि वो रूल्स है, और वो रूल्स खाली लिखे हुए नहीं है, हमें पता है अगर किसी ने ऐसे करा हो तो उसको सज़ा मिलेगी, तभी वी आर लिविंग अंडर
द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी पीसफुली। समझे? तो कॉन्स्टिट्यूशन खाली हमारे को रूल्स देता नहीं है, इनफैक्ट ये भी कहता है कि ये किसी ने फॉलो नहीं करे ना तो उसकी पिटाई लगेगी, वो सीधा उसको सजा मिलेगी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें अश्योरेंस भी देता है कि ये सामने वाला भी फॉलो करेगा, मैं भी फॉलो करूँगा। अब स्कूल में तुम सब 7 बजे उठ के क्यों जाते हो? क्योंकि तुम्हें पता है ये स्कूल का रूल है, अश्योरेंस है कि खाली मेरे पे नहीं लग रहा है, सामने वाले पे लगेगा। अगर मैं स्कूल टाइम पे नहीं जाऊँगा तो मुझे भी सजा मिलेगी, मेरा दोस्त नहीं जाएगा उसे भी सजा मिलेगी, इसलिए सब मिलकर उसको फॉलो करते हैं। तो पहला फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो गया है, अब हम पढ़ते हैं। हेंस द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है जो हमारे को कोऑर्डिनेशन करने में, मिल बांट के रहने में, कोई अलग रिलीजन का है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, फिर भी इकट्ठे रह रहे हैं ना, ठीक है, कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, लड़के लड़की की भी सोच में बहुत फर्क होता है, फिर भी इकट्ठे रह रहे हैं ना, सोच बदलने के बाद भी। लड़ाई भी होती है बट वो लड़ाई सॉल्व भी हो जाती है, क्यों? क्योंकि रूल्स के अंडर में हम रहते हैं, हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। और अश्योरेंस भी हमें देता है कि भाई अगर तुम रूल फॉलो कर रहे हो तो सामने वाला भी करेगा, और अगर उसने नहीं करा तो उसको सजा भी मिलेगी। तो फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है सेट ऑफ बेसिक रूल्स जो कोऑर्डिनेशन कराता है। कोऑर्डिनेशन क्या? लड़ाइयाँ ना हो आपस में अमंग्स द मेंबर ऑफ सोसाइटी। और पहला फीचर क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। कोऑर्डिनेशन कराने के लिए देता है रूल्स, और अश्योरेंस के लिए क्या करता है? उन रूल्स को लीगली एनफोर्सेबल बनाता है कि अगर किसी ने फॉलो नहीं करे तो उसको सजा मिल जाएगी। पहला टॉपिक कंप्लीट। अब आते हैं हम सेकंड रूल पे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, या सेकंड फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। स्पेसिफाई करना कि डिसीजंस कौन लेगा। अब अगर आप स्कूल की बात करो तो स्कूल में भी कैसे हमारी हायरार्की चलती है, पूरे स्कूल के डिसीजन लेते हैं प्रिंसिपल सर, चेयरमैन वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपका स्कूल के अंदर आप लोगों के विंग्स डिवाइडेड होते हैं कि एचओडी है, ये फर्स्ट विंग का, ये जूनियर विंग का, ये सीनियर विंग के, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के भी एक एचओडीज होते हैं कि ये इस सब्जेक्ट के एचओडी है, ठीक है। फिर आपके स्कूल में क्लास टीचर्स आर दिया, क्लास टीचर के बाद भी आपका मॉनिटर भी बना दिया जाता है। देन देयर इज अ प्रीफेक्टोरियल बॉडी कि सबका अलग अलग काम होता है कि बच्चों का डिसिप्लिन रखना है, इन्होंने सिलेबस कंप्लीट कराना है, इन्होंने देखना है सिलेबस कंप्लीट, प्रिंसिपल पूरे स्कूल का डिसिप्लिन दिखेगा। तो पावर डिवाइडेड होती है ना, पूरी पावर डिवाइडेड है। ऐसे ही कंट्री के अंदर भी इतना कुछ करना है, इतनी सारी स्टेट्स है, इलेक्शन कराने हैं, और रेवेन्यू जो आप कहो कि जो टैक्स आ रहा है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सब्सिडीज़ लगानी है, कितना कुछ करना है, लोगों का वो वेलफेयर प्रोग्राम्स लगाने हैं, क्या क्या कुछ करना होता है। तो उसके लिए अलग अलग डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, कौन डिसीजन लेगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। आज हमारे यहाँ पे किसकी सरकार है? मोदी सरकार है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कौन सा सिस्टम है इंडिया के अंदर? वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री मतलब हमें इलेक्शंस होते हैं, हमारे सामने जो ऑप्शंस होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनमें से, और वो हमारे लिए रूल बनाते हैं। तुम्हें पता है अमेरिका में क्या है? अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पे वो लोग प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, जैसे ट्रंप के लिए उन्होंने वोट करा, ठीक है, और उनके रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तो ये कहाँ लिखा है कि यार यहाँ हमारी कंट्री में तो हम प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट कर रहे हैं, हम प्रेसिडेंट के लिए क्यों नहीं कर रहे, और वहाँ वो लोग तो ये सब चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कंट्री कैसे चलने वाली है। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर सेकेंड हमारा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही वो बॉडी है जो हमें बताती है कि हमारी गवर्नमेंट जो हमें चलाएगी वो कैसे बनने वाली है। सरकार हमें चलाती है, सरकार कैसे बनेगी ये कौन बताएगा? सरकार को कैसे चुना जाएगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बताती है। तो यू नो पहले ज़माने में होता था कि जैसे मोनार्की होती थी, मोनार्क कौन हो गया? राजा जो हो गया, वो डिसाइड करता था कि सरकार कैसे बनेगी, वो कुछ लोग इकट्ठे करता था, मैं चलाऊंगा। इनफैक्ट ओल्ड सोवियत यूनियन का आपको बता रखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओल्ड सोवियत यूनियन की। सोवियत यूनियन क्या है? अभी 12th में आ जाओ, पूरा पढ़ोगे इसके बारे में। तो रशिया, अगर आपको पता है, रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है इंडिया का। तो रशिया जो है ना, रशिया के साथ में 14 और कंट्रीज होती थी, 15 बड़ी कंट्रीज थी, जिसमें यूक्रेन जिनसे अब लड़ता है रशिया, वो भी इसके साथ में ही था, और भी बहुत सारे देश थे, ठीक है। तो ये 15 की 15 कंट्रीज मिलकर ना सोवियत यूनियन बनाती थी। अब ये जो सोवियत यूनियन है, ये 15 कंट्रीज की एक कॉन्स्टिट्यूशन थी, और उन्होंने बता रखा था उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इनके यहाँ पे एक ही पार्टी जो है, एक सिंगल पार्टी हुई, जैसे हमारे तो बीजेपी है, कांग्रेस है, इतनी सारी पार्टीज नहीं, इनके यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, वो गवर्नमेंट बनाती थी और वही लॉज बनाती थी। अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अंदर जहाँ डेमोक्रेसी है, इंडिया में क्या डेमोक्रेसी, अमेरिका में क्या डेमोक्रेसी है, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन लॉज गवर्नमेंट सरकार कौन बनाता है? वी द पीपल। हमारे पास चॉइस है सरकार बनाने की, तुम ही तो चुनते हो, तुम ही तो अपनी मर्जी से वोट डालते हो। तो यही चीज़ है डेमोक्रेसी में। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी हैव डेमोक्रेसी, तो वहाँ पे वी द पीपल, हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सरकार बनाएगा, ठीक है। अब इसके भी 2-4 तरीके होते हैं कि या तो आप जाओ लोगों पर डायरेक्ट एक एक जने से जाके पूछो, हाँ बताओ सरकार कैसे बनानी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए या प्रेसिडेंशियल चाहिए, क्या चाहिए। तो इस टाइप से होता था बहुत पुराने ज़मानों में, जैसे एंशिएंट ग्रीस के अंदर जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती थी, वहाँ पे लोग डायरेक्ट वोट कराते थे। 4 लीडर कर दिए इकट्ठे, या कोई भी डिसीजन लेना है कि चलो भाई यहाँ पे स्कूल बनाना है, लोगों से पूछा गया बताओ स्कूल बनाए यहाँ पे, वोट डलवाएंगे लोगों से,
बट ये इतनी बड़ी कंट्री के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो ये सिस्टम होता है कि डायरेक्टली आप लोगों से पूछ रहे हो, इसको बोला जाता है रेफरेंडम, ठीक है। कि एंशिएंट ग्रीस में ये फॉलो किया जाता था, सोचा कि भैया यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा स्कूल बनाएंगे बच्चों के लिए, तो लोगों को इकट्ठा करेंगे शहर के, गाँव के, और उनसे पूछेंगे बताओ बनवाए, और वो वोट डालेंगे, अगर हो गया तो वहाँ पे स्कूल बनवा दिया जाएगा। इस सिस्टम को हम कहते हैं डायरेक्ट रूट वाले को रेफरेंडम। बट क्या इंडिया में ये पॉसिबल है? यार ये हाईवे बनाने, दिल्ली से लेके पूरा चंडीगढ़ तक का एक बढ़िया सा एक हाईवे बनाना है, तो सारे दिल्ली से चंडीगढ़ के लोग वोट डालने जाएंगे और उस पर ये सब कुछ पॉसिबल है? नहीं ना। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे पास एक दूसरा मैकेनिज्म होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, यानी कि वो जो एमएलएस जिनको हम वोट डालते हैं, एमपीज जिन्हें हम वोट डाल के चुनते हैं ना, आपके यहाँ इलेक्शन होते हैं, वो पोस्टर लगे होते हैं, एक अंकल का एक आंटी का, उनका पार्टी का साइन लगा होता है कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे को ये सब करवाएंगे, वो होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारी कंट्री में क्या होता है, अब हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, लोग डायरेक्ट जाके नहीं फैसला लेते हैं। हमने अपना लीडर खड़ा कर दिया कि हमने अपने लिए मोदी जी को चुन लिया कि भाई ठीक है आप हमारे लिए डिसीजन लो, आप हमारे देश को अच्छा करो, हम बैठे आराम से, आपको अब अपना, हमने आपको चुना, अब आप डिसीजन लोगे, ठीक है। ऐसे ही आप स्टेट लेवल पे, इवन शहरों में भी म्यूनसिपैलिटी के भी इलेक्शन होते हैं, और आप वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो कि भाई अब हमने इन्हें चुन लिया, अब ये सड़कें बनवाएंगे, ये सीवर साफ करवाएंगे, ये जो है बढ़िया रोड बनवा के देंगे हमारे को, यही होता है ना। तो दिस इज़ व्हाट, अब डायरेक्ट वोट पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इसलिए हमारे को ये जो है रिप्रेजेंटेटिव हम चूज़ करते हैं। तो ये चीज़ भी हमें किसने बताई? ये भी हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही हमें बताती है कि कौन जो है हमारे लिए लॉज बनाएगा। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट पार्लियामेंट, जो हमारी सांसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो हमारे लिए लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाती है। तो हमारी पार्लियामेंट हमारे लिए लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाती है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ओनली बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई। और पार्लियामेंट कैसे लॉ बना पा रही है? अपनी मर्जी से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का यह रूल यहाँ पे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पार्लियामेंट लॉज बनाएगी, तभी पार्लियामेंट लॉज बना पा रही है। दिस इज द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट गिव्स अथॉरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तो सब सेकेंड रोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो गवर्नमेंट को अथॉरिटी देती है कि तुम इस तरीके से कंट्री को चलाओगे और तुम चलाने वाले हो। तो सेकंड फीचर क्या हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्नड। तो ये हो गया हमारा सेकंड जो है हमारा प्रॉपर इसका फंक्शन। अब आते हैं हम हमारे थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। पहला पता चल गया, कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स देता है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है सरकार कैसे बनेगी और ये सरकार ऐसे कंट्री को चलाएगी। थर्ड आता है लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार तो बना दी, बट सोचो अगर वो सरकारी गलत काम करने लग जाए, यानी कि किसी सरकार ने कह दिया कि एक रिलीजन फॉलो ही नहीं हो सकता कंट्री में, या कह दिया इस कलर के कपड़े नहीं पहनोगे, मुझे पसंद नहीं है, सरकार ने ऐसा कह दिया। सोचो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर ऐसे करने लग जाए, सोचो अगर ऐसा हो, ठीक है, ये वाला गाना नहीं गाना, या एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी को सर्व करना है, तुम इनको सर्व करोगे, उनका काम करोगे सारा, तो या फिर गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है बिना कोई वो दिखाए प्रूफ कि तुम उसने कुछ गलत काम करा है। सोचो अगर कोई आपकी खुद की चुनी गई सरकार ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? वो तो सरकार है, तुम कैसे लड़ोगे उससे? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब भी गिवन है कि वो कौन कितने हद तक पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार की पावर के ऊपर भी लिमिट लगा रखी है। ऐसा नहीं है सरकार को खुली छूट है कि वो कुछ भी कर ले। तो इवन दो पास बाय गवर्नमेंट दे आर अनजस्ट। तो ये जितने भी बातें मैंने पढ़ी हैं, चाहे ये गवर्नमेंट ने कही है, बट ये तो बिल्कुल अनजस्ट है। तो इसीलिए थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। तो थर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है कि वो गवर्नमेंट को भी बताती है कि तुम अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते हो, गलत चीज़ें तुम जनता के ऊपर नहीं लगा सकते हो। These limits are fundamental in the sense that government never trespass them। और ये लिमिट्स ऐसी हैं कि गवर्नमेंट कभी भूल कर भी इनको जो है ट्रेसपास मतलब इनको इनके ऊपर नहीं जा सकती है, इससे इसको छेड़खानी गवर्नमेंट कभी कर ही नहीं सकती है। और वो लिमिटेशंस कैसे सेट करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बताती है कि तुम प्रोटेक्टेड हो, यहाँ पे गवर्नमेंट तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकती, गलत फैसले नहीं ले सकती, बाय गिविंग अस फंडामेंटल राइट्स। हम इंडिया के लोग कितने प्राउड होकर कहते हैं ना हमारे पे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो यही फंडामेंटल राइट्स है जो गवर्नमेंट की पावर पे रोक लगाती है। अब हमारे उसमें लिखा है फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल मतलब वो लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और वो चेंज भी नहीं हो सकते हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट है उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, वो वी कैन नॉट चेंज देम। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स अभी आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे कौन कौन से हैं, लर्न करोगे आज, और आज पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को आगे से कंटिन्यू करोगे, कभी मत भूलना। तो ये जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है ये हमें अश्योर कराते हैं, ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करते हैं। तो बाय स्पेसिफाइंग द फंडामेंटल राइट्स, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट वी हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि हमें ऐसे अरेस्ट करके नहीं ले जाया सकता जब तक कोई प्रूफ ना हो, ठीक है, और प्रूफ हो तब भी ट्रायल चलेंगे, ऐसे नहीं आपको सजा मिल जाएगी। फ्रीडम
फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम जो चाहे बोल सकते हैं, वो भी एक लिमिट में, कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही गलत सलत बोल रहे हो, बट विद इन अ लिमिट वी कैन स्पीक, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, बिलीविंग इन एनी फेथ, हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम किसी भी रिलीजन को, किसी भी फेथ को फॉलो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे ना करो, कोई बात नहीं, कोई हमारे को सरकार ऐसे नहीं कह सकती इस रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर दो। वाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो अगर सरकार चाहे भी ऐसी मनमानी करना नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसकी पावर को लिमिट कर रखा है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप किसी भी ग्रुप में, यूनियन का हिस्सा बन सकते हो। फ्रीडम टू कंडक्ट एनी ट्रेड और बिजनेस, आप किसी भी टाइप का ट्रेड और बिजनेस, माने कि वो बस एक हार्मफुल ना हो या वो इलीगल ना हो, स्मगलिंग जैसा, वो आप कर सकते हो कंट्री में रहकर। तो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे। दीज राइट्स कैन बी टेम्परेली रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द नेशनल असेंबली, बट एक ही समय ऐसा होता है जब हमारे ये फंडामेंटल राइट्स भी हमारा साथ नहीं देते हैं। वो सिर्फ होता है जब कभी कंट्री में लग जाए इमरजेंसी, जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे, जो 1975 के टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री में लगी थी, जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। तो उस समय पे ही एक ऐसा सिनेरियो होता है कि तब फंडामेंटल राइट्स भी चले जाते हैं, आपको कोई उठा के जेल में डाल देगा और तो फिर जवाब भी नहीं मिलेगा कि क्यों हुआ ऐसा, तब फंडामेंटल राइट्स भी जाते हैं। तो थर्ड फंक्शन समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन का। थर्ड फंक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। और लिमिटेशन कैसे लगाती है कॉन्स्टिट्यूशन? बाय गिविंग अस फंडामेंटल राइट्स। गवर्नमेंट को लिमिट, गवर्नमेंट की पावर कैसे रोकी उसने? हमें पावर देखी कि तुम्हारे पास ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये चाह के भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इन सभी मैटर्स पे। ओके जी, चलिए अब आता है लास्ट हमारा फंक्शन या फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। अब जितनी पुराने ज़माने की कॉन्स्टिट्यूशन होती थी ना, उनका यही काम होता था, सरकार अच्छे से चल जाए, टैक्स कलेक्ट हो जाए, लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिल गए ये। बट इससे ऊपर भी तो लाइफ होती है ना, यानी कि जब लोग घर में रह रहे हैं तो एटलीस्ट अच्छे घर में रहें, बच्चे को एजुकेशन दे पाए, रोटी कपड़ा मकान अच्छे से मिल पाए, कास्ट कलर के बेसिस पे कोई भी किसी भी लेवल पे जो है डिफरेंस ना हो, और अगर पहले डिफरेंस हुआ हो तो आज उनको कुछ हेल्प करी जाए। तो ये जो एस्पिरेशन सोसाइटी की होती है कि हमें सरकार, हमें सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि हमें रूल्स दे रही है, हमें अच्छी कंट्री भी तो दे कि हम बाहर जाएँ तो अच्छी सड़क मिले, हॉस्पिटल हो तो पब्लिक भी हॉस्पिटल्स हो, पैसा किसी पे नहीं है तो उसका भी इलाज हो जाए। तो इस सब को फुलफिल करने के लिए भी जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को पावर देती है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की सिर्फ लिमिट्स लगाती है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को कुछ पावर्स भी देती है कि आप चाहो तो सोसाइटी का डेवलपमेंट करने के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हो। इट अलाउज द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड डेप्रिवेशन ऑल्सो। जैसे इनइक्वालिटी हटाने के लिए भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी जो सरकार है उसको अलाउ करती है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फंक्शन होता है कि लोगों को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जहाँ पे वो अच्छे से रह पाए और जो उनकी एम्स है वो उनको अचीव कर पाए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स मिनिमल डिग्निटी एंड वेलबींग फॉर ऑल सिटीजन। और आपके सबसे पहला एम क्या होता है कि इंसान का, कि भाई हमें इज्जत मिले और वेलबींग यानी कि हम अच्छे से रह पाएँ। वो दोनों ही काम हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है। जैसे साउथ अफ्रीका में आपको याद होगा बहुत समय तक ब्लैक और वाइट्स का डिस्क्रिमिनेशन चला था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है कि आज के बाद उनकी कंट्री में ऐसा ना हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर एक्शन, सम ऑफ विच आर ऑल्सो लीगली इन्फोर्सेबल। कभी कभी गवर्नमेंट लीगली फोर्सेबल एक्शन भी लेती है कि जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लिए, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए हमने जैसे कुछ सीट्स रिजर्व कर दी इलेक्शन में, इंस्टीट्यूशंस में। वो सब गवर्नमेंट क्यों कर रही है कि यार आज तक जो इनइक्वालिटी हुई है उसे हम मिटा पाए, आज के बाद कभी ऐसा सिनेरियो ना हो। तो वही चीज़ लिखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने भी पावर दिया हमारी गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट अगर सोसाइटी का अच्छा करने के लिए, जैसे कुछ ऐसा एक रीजन है वहाँ पे बिल्कुल भी जो है डेवलपमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट चाहे तो उनका डेवलपमेंट लेकर आ सकती है। वो कैसे है? गवर्नमेंट को पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो फोर्थ फंक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। कि कहीं पे भी इनइक्वालिटी ना हो, कोई किसी को ऐसे ना कह रहा हो कि यार तुम इस कलर के हो, तुम इस कास्ट के हो, ये सब नहीं होना चाहिए कंट्री के अंदर। और अगर हो रहा है तो सरकार के पास पावर है जो जिस तरीके से वो उसको हटा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो अभी हमें हमारे इस बुक के हिसाब से पढ़ना है। पहला था कॉन्स्टिट्यूशन हमें रूल्स दे रही है, सिंपल ऐसे रन करो। दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताती है कि भैया सरकार बनेगी कैसे, तुम्हें एक वन पार्टी सिस्टम चलाएगा, तुम्हें मल्टी पार्टी सिस्टम चलाएगा, तुम्हें राजा चलाएगा या फिर तुम्हें जनता चलाएगी। तो डेमोक्रेसी में वी द पीपल, हम सरकार चलाते हैं थ्रू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड, वो जो है सरकार की पावर पे लिमिटेशन लगाते हैं कि सरकार अपनी मनमर्जी ना करे, और वो कैसे करती है, हमें फंडामेंटल राइट्स देखे। एंड फोर्थ इज एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी को फुलफिल करना। इसमें ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी भी लिखे हैं। डीपीएसपी होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें क्या है वो आपकी बुक में ब्लू बॉक्स में दे रखा है। कुछ बातें हैं जो लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो हर सरकार, कोई भी, आज मोदी सरकार है, पहले कोई थी, उससे पहले कोई थी, हर एक को कहते हैं आप इसे फॉलो करो। ऐसा नहीं लिखा है तो करने, वरना तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है आपको फॉलो करनी ही करनी है, जैसे स्कूल की रूल बुक में फॉलो करना ही करना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है डीपीएसपी में
कि आप करो इन्हें फॉलो, अच्छा होगा इससे कंट्री का। तो DPSP आर ऑल्सो दिया जिससे कंट्री हमारी अच्छी हो जाए, और गवर्नमेंट को अलाउ है कि वो कुछ ऐसे मेजर्स ले सकती है जिससे अगर इनइक्वालिटी है सोसाइटी में तो वो उसे वो हटा पाए। अब आते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है वो है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारी आइडेंटिटी देता है। तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो कहते हो ना मैं इस स्कूल का बच्चा हूं, जैसे अगर आप KV में पढ़ते हो तो आप लोग अपने पीछे लगाते हो हम KVN हैं, ठीक है। तो जो जैसे कुछ बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल में लगते हैं तो वो DPSCN ऐसे कुछ कहते हैं, कुछ भी मतलब इस तरीके से कहते हैं ना। हर बच्चा अपने आगे ना IAN ऐसे लगा लेता है कि हम ये हैं, हम जैसे KV वाले बच्चों को तो मैंने बहुत देखा यार, KVNs किसी अकेडमी में होते हैं तो उसका ऐसे नाम लगा लेते हैं, हम अपने आप को उससे एसोसिएट करने लगते हैं, भाई हम यहाँ रहते हैं, ये मेरा दोस्त, मेरा पूरा ग्रुप, हमारा पूरा स्कूल, ठीक है। तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हमारी बन जाती है। वैसे ही जब हम एक कंट्री में रहते हैं तो यही कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी देता है। हाउ डू यू नो यू ऑल आर इंडियंस? क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। जब इलेक्शंस होते हैं तो हम इंडियन गवर्नमेंट के लिए वोट करते हैं, तभी तो वी नो वी ऑल आर इंडियंस, वी लिव इन इंडिया, ठीक है। तो यही चीज़, ये भी हमारे को हमारी जो आइडेंटिटी है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप कहीं बाहर जाओगे तो आपका पासपोर्ट आपके साथ जाएगा, आपका वीज़ा आपके साथ जा रहा है, तो आपको आप कहते हो ना वी ऑल आर इंडियन, तो वो आइडेंटिटी हमें कहाँ से मिली? वो आइडेंटिटी हमारे देश से मिली है और हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। तो नेक्स्ट चीज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है वो है फंडामेंटल आइडेंटिटी। इफ वी आर बॉर्न इन इंडिया तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी देती है। हाँ, हम में से काफ़ी लोग खुद को अपनी स्टेट से भी एसोसिएट करते हैं, जैसे यूपी वाले कहेंगे हम तो यूपी से हैं, बंगाल वाले कहेंगे हम बंगाल से हैं, ठीक है, गुजरात वाले कहेंगे गुजरात से हैं, ठीक है, केरला वाले केरलाइट्स, ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं। बट जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है हमारी, एट द एंड जब मैच चल रहा है तो हम क्या कहेंगे? वी ऑल आर इंडियन। हम कितब स्टेट के नाम लेते हैं? नहीं ना, वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है। अंडरनीथ वी ऑल आर इंडियंस हमारे पास स्टेटहुड की आइडेंटिटी भी है, बट उसके ऊपर क्या है? वी ऑल आर इंडियन। तो ये आइडेंटिटी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है हमारी, ये भी हमारे को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। जो इंडियन आइडेंटिटी हमें मिली है वो भी हमें कहाँ से मिली है? वो भी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है कि मैं भी इंडियन हूँ, तुम लोग भी इंडियन हो, तुम्हारे पास भी वही फंडामेंटल राइट्स है, मेरे पास भी वही फंडामेंटल राइट्स है। ये होती है हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। अब मैं किसी अमेरिका के इंसान के साथ खुद को उतना कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी, क्यों? क्योंकि मैं कहूँगी यार उसकी आइडेंटिटी अलग है, उसकी सरकार उसको अलग राइट्स दे रही है, उसकी कंट्री की गवर्नमेंट उसे अलग राइट दे रही है, मेरी कंट्री की गवर्नमेंट ने मुझे अलग राइट दिया है। तो मेरी कलेक्टिव आइडेंटिटी और उसकी उससे नहीं जुड़ेगी, मेरी कलेक्टिव आइडेंटिटी जुड़ेगी हर किसी इंडियन इंसान से। तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प फॉर्म अ शेयर्ड आइडेंटिटी फॉर द पीपल। ये कॉन्स्टिट्यूशन ना एक कंट्री को जोड़ के रखता है, ठीक है। पीपल कम टुगेदर एंड अग्री ऑन हाउ दे शुड बी गवर्न। क्या हुआ? सब लोग इकट्ठे आए और उन्होंने डिसाइड करा हमें ऐसे गवर्न किया जाएगा, एंड हु शुड गवर्न देम, और कौन उन्हें गवर्न करेगा। जैसे जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के गए उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी और उन्होंने मिलकर हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। तो वो जनता की भी मर्जी थी ना उसमें, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सपोर्ट करा कि ठीक है आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, हम इसको फॉलो करेंगे। तो बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशन पीपल हैव मेनी डिफरेंट आइडेंटिटीज। हमारे पास बहुत आइडेंटिटी है, इवन तुम्हारी तो ये भी आइडेंटिटी है, तुम 11th के बच्चे हो, तुम ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो, ये आइडेंटिटी हो गई। जिस ट्यूशन में जाओगे भैया हम तो इस वाली अकेडमी के बच्चे हैं, मेरे चैनल से पढ़ते हो, हम तो सिमरन दीदी की फैमिली है, ठीक है। और भी बहुत आइडेंटिटी, हम इस स्टेट में रहते हैं, वी आर दिस, कुछ भी आइडेंटिटी आप अपनी बना सकते हो। बट जो हमारी मेन आइडेंटिटी है वो हमें कहाँ से मिलती है? जो कॉमन आइडेंटिटी है वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। बट बाय एग्रीइंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे क्रिएट अ कॉमन आइडेंटिटी एज अ नेशन। बट हम जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह रहे, एक कॉमन आइडेंटिटी हमारी सबकी है, चाहे तुम 11th में हो या 12th वाले बच्चे से मिलोगे या दूसरी स्टेट के इंसान से मिलोगे या किसी ऐसे गांव के इंसान से मिलोगे तो तुम्हें पता भी नहीं था आज तक कि भैया इंडिया का ही गांव है, बट एक आइडेंटिटी उसके और तुम्हारी कॉमन होगी, क्या? कि वो भी इंडियन है और तुम भी इंडियन हो। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कलेक्टिव आइडेंटिटी देता है। साथ ही के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ना हमारे को एक मॉरल आइडेंटिटी भी देता है। मॉरल आइडेंटिटी, जब मॉरल वर्ल्ड आ जाए, मॉरल वर्ड जब आ जाए तो समझ जाना यहाँ सही और गलत से रिलेटेड कुछ होगा। दूसरा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें मॉरल आइडेंटिटी देता है, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है। जो चीज़ें हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है हम वही तो फॉलो कर सकते हैं ना। सपोज करो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम नहीं है, हम खड़े होकर कुछ नहीं बोल सकते, बाहर जैसे प्रोटेस्ट करते हैं ना लोग, हाँ नारे लगा रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा होता है आप नहीं कर सकते, तो क्या आप इसे कर पाते? नहीं ना। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता कि जो है राइट टू इक्वालिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो क्या आप उसको आगे जा सकते थे? नहीं ना। तो यही चीज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें मॉरल वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू फ्रीडम दिया है तभी हमारे पास है, राइट टू इक्वालिटी दी है तभी हमारे पास है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो है सरकार किसी को भी ऐसी अरेस्ट नहीं कर सकती बिना किसी प्रूफ के और ट्रायल चलाए, तभी हमारे पास वो है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट उसके आगे ये भी लिखा है कि हम हेटफुल कॉमेंट किसी के रिलीजन पे और किसी को ऐसे हेटफुल इतना नहीं कह सकते कि उसको बहुत ही बुरा लग जाए, ठीक है।
या किसी की जो है सम्मान को ठेस पहुंच जाए, ये नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच है बट ऐसा भी नहीं कर सकते कि उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए। तो ये चीज़ भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है एक मॉरल आइडेंटिटी की क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो चलो इसे पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर पीपल टू परस्यू देयर गोल, एस्पिरेशन एंड फ्रीडम्स। इट ऑल्सो सेट क्लियर रूल्स व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट। ये भी गिवन है, जैसे मैंने कहा ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट ये नहीं खड़े होकर किसी को भी कुछ बोल दोगे। फ्रीडम ऑफ वांट है भाई, फ्रीडम आप कुछ भी करिए, नहीं कि बंदूक उठाए किसी का भैया बाय बाय मुझे पसंद नहीं हो तुम, ये थोड़ी कर सकते हो तुम। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें मॉरल आइडेंटिटी भी देता है। बाय डिफाइनिंग बेसिक वैल्यूज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव सिटीजन अ मॉरल आइडेंटिटी ऑल्सो, टेलिंग देम व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ठीक है, तो मेनी पॉलिटिकल एंड मॉरल वैल्यूज आर कॉमन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो मॉरल वैल्यूज होती है ना, तो ये ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट नहीं होती, सेम ही होती है। हर कंट्री की गवर्नमेंट यही कहेगी कि भैया किसी को मार मत देना बंदूक उठा के, आप किसी को गलत बात मत कहना कि उसके सम्मान को ठेस पहुंच जाए। तो कुछ कॉमन ये जो होती है ना एथिकल बातें कि क्या सही है क्या गलत है, ये तो सब कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर सेम ही होती है। ठीक है, मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक एंड क्लेम टू प्रोटेक्ट द बेसिक राइट। आजकल की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो डेमोक्रेटिक ही है और बेसिक राइट सबको प्रोवाइड करती है जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमें देती है हमारी नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी क्या हुई? दैट वी ऑल आर इंडियन। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह रहे हैं, वी ऑल आर इंडियन। और कई जगहों पे ना ये नेशनल आइडेंटिटी देने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। जैसे कि अगर आपको जर्मनी का यहाँ बता रखा है, जर्मनी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एथनिक आइडेंटिटी पे बेस्ड है, यानी कि कुछ लोग जो जर्मनी के एथनिक सिटीजन्स हैं ना, यानी कि जो शुरू से जर्मनी के वो लोग हैं, क्योंकि जर्मनी पहले बहुत बड़ा किंगडम होता था, कोई किसी पार्ट से लोग वहाँ पहुँचे, किसी पार्ट से लोग वहाँ पहुँचे, बट जो ओरिजिनली वहाँ के थे ना, मतलब बिल्कुल प्रॉपर एथनिक जर्मन्स थे, उनको जो है नेशनल आइडेंटिटी मिलती है जर्मन्स की। ठीक है, बट आज के समय पे अगर हम इंडिया की बात करें, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि एथनिक सिटी पे या किसी रिलीजन पे आप इस रिलीजन के तो ही आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। नहीं, हमारी कंट्री के अंदर क्लियर ये है कि भाई अगर हम इंडिया के अंदर पैदा हुए हैं तो ये हमारे को उससे सिटीजनशिप मिल जाएगी। नो मैटर हम कौन से रिलीजन के हैं, हम लड़का है हम लड़की है, हम क्या कमाते हैं हम क्या खाते हैं, नो मैटर, अगर हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो वो हमें इंडिया की सिटीजनशिप देगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन रीजन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विच शेप्स कंट्रीज नेशनल आइडेंटिटी। हमारी कंट्री में जो हमें नेशनल आइडेंटिटी मिलती है ना, आप क्या कहते हो? सिटीजनशिप वर्ड सुना है? कई लोग जैसे बाहर जाते हैं, दे मैरी समवन और उन्हें फिर ना वहाँ उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा होता है कि ऐसे अगर आप किसी से शादी करोगे तो आपको मिल जाएगी सिटीजनशिप। ऐसे अगर हमारी कंट्री की बात करो तो हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक काम और है, या हर कंट्री में, कि वो सिटीजन्स को सिटीजनशिप देता है, और सिटीजनशिप को हम कहते हैं नेशनल आइडेंटिटी। हमारी कंट्री में क्लियर है, अगर आप इस कंट्री में पैदा हुए यू विल गेट द सिटीजनशिप। कोई रूल्स नहीं कि भाई रिलीजन है, एथनिसिटी है, इस सब पे कुछ मैटर नहीं करता। तो ये भी अब आपको समझ में आ गया। हमने 3 टाइप की आइडेंटिटी पढ़ी। एक कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है? वी ऑल आर इंडियंस बिकॉज वी फॉलो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। दूसरा मॉरल आइडेंटिटी देता है सही और गलत का फ़र्क, कि ये करना है ये नहीं करना। एंड तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखता है हमारी नेशनल आइडेंटिटी, यानी हमारी सिटीजनशिप, दैट वी ऑल आर इंडियंस। ठीक है, तो तीनों आइडेंटिटी समझ में आ गई। वैसे हम बहुत आइडेंटिटी अपनी कह सकते हैं। मैं सिमरन हूँ, आई एम अ गर्ल। ठीक है, और मैं जो है अगर तुम कहो तुम 11th क्लास के हो, तुम इस स्कूल के बच्चे हो, तुम इस स्टेट के हो, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ है। बट ओवरऑल एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हमारी क्या है? वी ऑल आर इंडियन। मॉरल आइडेंटिटी क्या सही है क्या गलत है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। एंड थर्ड हमारी नेशनल आइडेंटिटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, दैट वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चलते हैं गाइज हमारे आगे आने वाले टॉपिक पे। यहाँ पे अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो आखिर में बनी कैसे। ओके गाइज, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमारे सामने 3 क्वेश्चन आए हैं जो बाय द एंड ऑफ द चैप्टर हमें समझ में आ जाएंगे। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक आप समझ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हमारे बेसिक रूल्स लिखे हैं जिससे हमारी कंट्री चलेगी, और वो हमारे को 5 फंक्शन तो सबसे बड़े बड़े प्रोवाइड कर ही रहा है और आइडेंटिटी देता है। हाउ इफेक्टिव इज इट और इज इट जस्ट, ये सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो अभी पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रकार की, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मोस्ट कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आर्टिकल्स लिखे होते हैं, स्ट्रक्चर लिखा होता है और नॉर्म्स ऑफ द स्टेट लिखे होते हैं। ठीक है जी, यानी कि एक किताब हो सकती है ये जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आर्टिकल होते हैं, जैसे हमारा राइट आर्टिकल्स होते हैं, 350 है, आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 18 है, ऐसे आप सुनते हो ना। तो अलग अलग जो ये आर्टिकल्स होते हैं वो लिखे होते हैं, ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। हाउएवर सम कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है ना, उनके पास एक सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है कि एक बुक है उसके अंदर सारे रूल्स लिखे गए हैं। वहाँ पे ना कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और डिसीजन, यानी कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है। एक ये पेपर का स्टैक है, ये है, मतलब अलग अलग डॉक्यूमेंट, ऐसे पेपर का स्टैक नहीं कहना चाहिए, सॉरी, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, वो मिला के इनकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। सो डेफिनेशन क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और बहुत सारों को मिलाकर भी हो सकता है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, दैट परफॉर्म बेसिक फंक्शंस लाइक डिसीजन मेकिंग, रूल्स,
लिमिटिंग पावर, एक्सप्रेसिंग गोल्स एक्सेट्रा। तो अब ये जो फाइनल डेफिनेशन हमारी आई कॉन्स्टिट्यूशन की, ये तुम सबको कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन है लिखनी है, कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं लिखोगे तो प्लीज डोंट वॉच द वीडियो, क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ दैट यू शुड डू, जिससे चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा, चैप्टर साइड बाय साइड लर्न भी होता रहेगा आपको, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन जल्दी से लिख दो। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट परफॉर्म बेसिक फंक्शंस लाइक डिसीजन मेकिंग, रूल, लिमिटेशन ऑफ पावर एंड एक्सप्रेसिंग गोल्स, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि एक कंट्री है, उसके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छी है, रूल्स रेगुलेशन भी है, बट इट रिमेन इनइफेक्टिव। क्या है आसपास में कोई कंट्री जिसका नाम बता सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑन पेपर है, उसे शायद ही फॉलो करा जाता है उस कंट्री के अंदर। तो रियल क्वेश्चन इज हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होना ही बड़ी बात नहीं है, उसको लागू होना भी बहुत बड़ी बात है। तो उसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है जैसे कि पीपल रिस्पेक्ट फॉर इट, कि क्या पीपल उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या जो सरकार है उसको लागू कर रही है, पब्लिक पार्टिसिपेशन उसमें है या नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज अथॉरिटी ओनली व्हेन इट इज फॉलोड एंड रिस्पेक्टेड इन प्रैक्टिस। तो अभी तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ी। कॉन्स्टिट्यूशन इतना काम करता है, बट देखो ये भी तभी पॉसिबल है जब हम उसे रिस्पेक्ट करेंगे। सोचो कोई डिक्टेटर जैसा लीडर आ गया और उसने इसको फॉलो करना बंद कर दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी, या लोगों ने ही सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी तभी जो है इफेक्टिव है जब पीपल जो है उसको सपोर्ट करे और उसे रिस्पेक्ट करे। ओके, अब आता है मोड ऑफ प्रोमल्यूगेशन। इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ेंगे तो इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो मोड ऑफ प्रोमल्यूगेशन मीन्स हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग, यानी कि हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनी कैसे, किसने बताई। तुम्हारी स्कूल की रूल बुक किसने बनाई, प्रिंसिपल सर ने बैठ के बनाई होगी और अपने चेयरमैन और उन सब के साथ बैठ के, बहुत सारे टीचर्स के साथ, कि ये रूल लिखते हैं। वैसे ही हमारी जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाई किसने, कैसे बनाई, कब बनी, उन्हें किसने अथॉरिटी दी। अब हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को अथॉरिटी स्कूल के जो ओनर है उन्होंने दी थी कि भैया आप बनाओ बैठ के, बट हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर जो है, अथॉरिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास थी। तो उन्हें वो पावर किसने दी ये हम जानेंगे। तो मोड ऑफ प्रोमल्गेशन मतलब कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनी कैसे, किसने बनाई और क्यों बनाई, उनको पावर किसने दी। तो मैनी कॉन्स्टिट्यूशन फेल बिकॉज दे वर मेड बाय मिलिट्री लीडर। काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन फेल इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें लीडर्स ने बनाया होता है मिलिट्री के, और या फिर अनपॉपुलर रूलर ने, यानी कि कोई डिक्टेटर जैसा रूलर अपनी मन मर्जी की बना दे जिसको पब्लिक सपोर्ट नहीं करती, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाती है। आज तक की अगर हम बात करें तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, साउथ अफ्रीका की है, यूएसए की है, क्योंकि ये नेशनल पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट के बाद बनी थी। यानी कि जो नेशनल मूवमेंट होते हैं ना, जहाँ पूरी कंट्री इकट्ठी हो जाती है, जैसे हमारी कंट्री में मूवमेंट्स याद है जो 10th में पढ़ के आए हैं, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जहाँ गांधी जी और बाकी सारे फ्रीडम फाइटर्स मिलकर जो है पूरी जनता के साथ, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब यूनाइटेड होकर जो है हम लोग प्रोटेस्ट करते थे कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। जो वो वाले मूवमेंट्स थे ना, उन मूवमेंट्स के बाद जिस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन बनी वो बेस्ट है। ऐसी साउथ अफ्रीका में क्या होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार होता था, तो उनके यहाँ भी ऐसी बहुत प्रोटेस्ट होते थे। वहाँ नेल्सन मंडेला पहले प्रेसिडेंट बने थे, याद है आपको। तो ऐसी कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे पूरी जनता इकट्ठी हुई थी एक बार, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन आज तक बेस्ट है। अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ था, अमेरिका को जो फ्रीडम मिला था उसके दौरान। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने में ना काफ़ी समय लग गया था, पता है, लोग वेट करते रहते थे, इतना धीरे बन रही है, इतना धीरे बन रही है, बट वो बहुत बेस्ट बनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए देरी हुई थी। एंड इतनी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन शायद ही किसी कंट्री की अभी तक है, तो मतलब हमारे लेवल की है, हमने बाकियों से सीखा और अपना भी बहुत कुछ लिखा है उसमें। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारी, वो 1946 से 49 के बीच में बनी, बट वो रूटेड इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल दैट यूनाइटेड ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो बनी तो ये हमारी 46 से 49 में, बट इसे कैसे बनना था ना, वो तो 1921 से, जब से हमारा वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह जब शुरू हुए थे ना, तब से ही जनता के मन में था कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जब ये इंडिया को जो है ना हम भगा देंगे इनको अंग्रेज़ों को, उसके बाद ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए हमारे को, डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। तो अब इंडियंस ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट क्यों करा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी। मैं तुम्हें कुछ फोटोज़ दिखाती हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, BR अम्बेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मैंने लगाई थी भाई बहुत सारी फोटोज़, तो मैं भी दिखाती हूँ तुम्हारे को। यहाँ पे जो फर्स्ट मीटिंग थी, ये देखो देखो, ये पहली मीटिंग की है, ये सारे देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट, ये देखो जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हैं, तो बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इन्होंने मिलकर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। अब हमने क्यों इनकी कॉन्स्टिट्यूशन को माना जो इन्होंने बनाई हमारे लिए, वाई इंडियंस एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बात क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, बार बार ये पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये उन लीडर्स ने बनाई है जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाया है। तो जब वो हमें भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिला सकते हैं, तो वो हमारे को उन पे ट्रस्ट था कि वो हमारे को एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन भी बना के दे सकते हैं, जिससे हमारा जो कंट्री है वो बहुत अच्छे से चलेगी। तो ये हमारे लिए, इंडिया के लिए तो पूछने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्यों तुमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई दी। अरे उन्होंने ही तो हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था, तभी तो उनके पास हक था कि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और जो वो करेंगे कंट्री के अच्छे के लिए ही करेंगे, ठीक है। तो इट हैड लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी मतलब हमने क्यों उन्हें बनाने दी, बिकॉज वो उन क्रेडिबल लीडर्स ने बनाई थी जो हमारे को रिप्रेजेंट करते थे, वो अंग्रेज़ों से हमारे
लिए लड़ते थे जाकर, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड ब्रॉड नेशनल कंसेंसस, चाहे इंडिया के किसी भी कोने से, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर साउथ का हो या नॉर्थ का हो या ईस्ट का हो, हर किसी ने इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लीडर्स को सपोर्ट करा था। सम कंट्रीज यूज अ रेफरेंडम ऑल्सो टू रिमूव द कॉन्स्टिट्यूशन, कई कंट्रीज के अंदर ना अप्रूव कराने के लिए रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम मैंने बताया था ना डायरेक्ट वोट, बट हमारी इतनी बड़ी कंट्री के अंदर रेफरेंडम पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हमने रेफरेंडम तो नहीं करा था, बट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की भी पब्लिक अथॉरिटी है। ऐसा नहीं है कि हमारी पब्लिक नाराज थी उस कॉन्स्टिट्यूशन से, रेफरेंडम नहीं हुआ तब भी हम पूरा सपोर्ट करते थे। अगेन वही कि उन लीडर्स ने बनाई थी जो हमें फ्रीडम दिला रहे थे। द पीपल एक्सेप्टेड एंड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इट देयर ओन बिकॉज ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द लीडर्स। अब आता है गाइज नेक्स्ट टॉपिक हमारा, सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ, अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हॉलमार्क्स होते हैं। जैसे मैं कहूँ ना, तुम्हारे स्कूल का कुछ हॉलमार्क होगा कि आपके स्कूल से जो बच्चा पढ़ता है बड़े अच्छे नंबर आते हैं, बड़ी अच्छी इंग्लिश बुलवाई जाती है, आपके स्कूल के अंदर कुछ हॉलमार्क है। मेरे चैनल पे अगर आप आए हो तो मैं तुम्हें रट्टाफिकेशन नहीं कराती हूँ, चैनल पे अगर आए हो तो अगर एक चैप्टर पढ़ लिया तो एक बारी में डिटेल में समझ में आ जाएगा, और इंग्लिश अगर मेरे से पढ़ती हो तो 100 आउट ऑफ 100 तो आएंगे ही आएंगे। ये कुछ मेरे हॉलमार्क्स है। वैसे ही हमारी कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके हॉलमार्क क्या है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो उसकी मतलब आप कह सकते हो गर्व है जिस चीज़ के ऊपर, हॉलमार्क क्या है जो उसको सक्सेसफुल बनाता है, वो क्या है, इसको हम कहते हैं सब्सटेंसिव प्रोविजन, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सब्सटेंसिव प्रोविजन होती है वो मैं अब आपको बताती हूँ, ठीक है। अब उसके लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो इफ़ अ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ अ परमानेंट मेजोरिटी टू अप्रेस माइनॉरिटीज, दोज माइनॉरिटीज विल लूज फेथ। सोचो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है जहाँ पे उसने कहा कि जो मेजोरिटी है ना, मतलब कि जिसकी मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार कर सकती है या उनको सप्रेस कर सकती है। जैसे हमने 10th में पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में सिन्हालास का पढ़ा था, और तमिल पीपल के ऊपर वो जो है कितना ज़्यादा सिन्हाला कम्युनिटी को राइट्स दे दिए थे उनकी जब गवर्नमेंट बनी थी, याद है, पावर शेयरिंग के अंदर। सोचो ऐसा होने लग जाए किसी कंट्री में। इफ़ एनी ग्रुप आइडेंटिटी इज इग्नोर्ड, किसी ग्रुप को कहा रहे इन पे तो ध्यान ही नहीं देंगे, बोलते रहो हम नहीं सुन रहे तुम्हारी, किसी रिलीजन की बिल्कुल यहाँ उनको जो है उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया, ऐसा सोचो आप। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन देखो परफेक्ट तो नहीं होती, बट एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा माहौल तो नहीं बनाना चाहिए कंट्री के अंदर। तो इसलिए जो मेन हॉलमार्क्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के गाइज वो होता है फ्रीडम एंड इक्वालिटी। आप कैसी भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो बट उसमें फ्रीडम एंड इक्वालिटी ज़रूर इंश्योर करो। तो वी मस्ट आस्क व्हाट काइंड ऑफ रूल वुड मेक एवरीवन फील इंक्लूडेड एंड गिव देम रीजन टू फॉलो। आप कॉन्स्टिट्यूशन को कब फॉलो करोगे, एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके ऊपर तो अत्याचार हो रहा है, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहेगा जो उसके ऊपर अत्याचार करे, नहीं ना। तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को कब फॉलो करोगे, जब उस कॉन्स्टिट्यूशन में दो सब्सटेंसिव प्रोविजन होंगे, यानी कि दो हॉलमार्क होंगे। वो क्या है, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, ठीक है। तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम दे रखा है वो चलेगी ही चलेगी। जैसे हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, तो अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोटेक्ट्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ऑल इज मोर लाइकली टू सक्सीड एंड गेन रिस्पेक्ट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल गिव्स सिटीजन स्ट्रॉन्ग रीजन टू एक्सेप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने क्यों फॉलो करा, क्योंकि ये तो हमें बहुत अच्छे से मिला है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमारे को जो है इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ बनाया गया है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। ये आज पढ़ लो, आगे तक याद रखना, क्योंकि अभी इन पे अलग अलग चैप्टर्स हैं। लेजिस्लेचर पूरा चैप्टर, एग्जीक्यूटिव पूरा चैप्टर, जुडिशरी पूरा चैप्टर है। तो बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन होता है बैलेंस बना के चलना। मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था, अभी याद है कि स्कूल में ना एक बैलेंस बनाने के लिए डिवाइड कर रखा होता है पावर को। स्कूल में एक क्लासरूम का एक मॉनिटर है जो मैम नहीं होंगी तो संभालेगा, एक प्रिफेक्टोरियल बॉडी है जो जब असेंबली वगैरह में लाइन बना के जानी है या ओवरऑल नेल्स चेक करना, प्लेट्स चेक करना, आपके बालों में अच्छे से बनी है नहीं बनी है, लड़कों के बाल छोटे हैं नहीं, तो वो सब चीज़ें आपकी प्रिफेक्टोरियल बॉडी डिसिप्लिन, जो बच्चे ही बच्चों को जो है डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करते हैं। फिर यू आर हैविंग योर क्लास टीचर, उसके बाद HODs आर दियर, सब्जेक्ट वाइज HODs है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के साथ में आप कहो कि चेयरमैन आर दियर। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, पावर को डिवाइड कर रखा है ना। HOD का काम HOD करेगा, सब्जेक्ट टीचर का काम सब्जेक्ट टीचर क्लास टीचर ही अटेंडेंस लेगी। तो ये क्या है कि हमने पावर को डिवाइड कर रखा है जिससे एक सिस्टम अच्छे से चले। ऐसे ही हमारी कंट्री के अंदर हमने बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन बनाया है कि हमारा सिस्टम अच्छे से चले। हमारे पास क्या है, वी हैव फॉलोड अ की डिज़ाइन कि किसी के भी मोनोपोली पावर ना है। मोनोपोली मतलब सबसे ज़्यादा, कि ये ना हो कि एक ही इंसान के पास, एक ही इंस्टीट्यूशन के पास सारी पावर आ जाए। तो इसलिए हमने 3 अपने डिवाइड कर रखा है, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में। लेजिस्लेचर जो है लॉज बनाता है, जिसमें हमारी पार्लियामेंट आती है जो लॉज बनाएगी। फिर एग्जीक्यूटिव आता है जो हमारे उन लॉज को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव जुडिशरी, जो हमारे को अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो
तो उस तक हम जा सकते हैं। अगर लेजिस्लेचर ने कोई गलत लॉ बना दिया तो हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, और तब भी अगर सरकार नहीं मान रही हो तो हम जुडिशरी में जाके कोर्ट में केस कर सकते हैं, इवन सरकार के खिलाफ भी। तो ये बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन हमारे पास है कि कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो। और अगर ये जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में ही कुछ बात पे मतभेद हो जाए, एग्जीक्यूटिव कह रहा है नहीं ये मैं लॉ पर बिल्कुल गलत है, आपको नहीं होना चाहिए, ये एग्जीक्यूटिव सही से काम नहीं कर रहा है, इनके बीच में कुछ मतभेद हो गए, आर्ग्यूमेंट हो गई, डिससेटिस्फैक्शन हो गया, तो उसके लिए भी जुडिशरी है। फिर ये दोनों भी मिलकर जुडिशरी पे जा सकते हैं अपना इंसाफ मांगने के लिए और मैटर को सॉल्व करवाने के लिए। तो इसीलिए, और इनफैक्ट हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन भी है। अब लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट आती है तो सरकार बनाती है, बट ऐसा नहीं है कि जो सरकार है वो खुद वही इलेक्शन कराती है, नहीं, अलग बॉडी है बिल्कुल उसकी, इलेक्शन कमीशन, जो है सरकार के लिए बनाने के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराती है। तो दिस सिस्टम इन शॉर्ट चेक एंड बैलेंसेस। चेक मतलब होता है, चेक मतलब ना पॉलिटिकल में, चेक मतलब हमें लगता है ना राइट लगा के टिक मार्क करना ही, चेक मतलब होता है स्टॉप करना, कंट्रोल करना। चेक मतलब होता है किसी की पावर को ना मतलब एक कंट्रोल में रखना, और बैलेंस मतलब होता है बैलेंस करके रखने, तो समझ ही सकते हो। तो इफ़ वन इंस्टीट्यूशन एक्सीड्स लिमिट्स अदर कैन प्रिवेंट मिसयूज। तो इसीलिए हमारी कंट्री का एक बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अनदर फीचर ऑफ दिस डिजाइन इज मेंटेनिंग बैलेंस अथॉरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ऐसा नहीं है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा क्या है हमारे पास में कि बैलेंस इंस्टीट्यूशन जो डिज़ाइन है, बट साथ ही के साथ में अथॉरिटेटिव और फ्लेक्सिबिलिटी का एक अच्छा मिक्सचर है। कुछ ऐसे एरियाज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिनकी हम छेड़खानी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज इट। कुछ ऐसे हैं जो फ्लेक्सिबल है जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं चेंज उन्हें? अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी के समय पे बनी थी, कितना ज़माना बदल गया, टेक्नोलॉजी आ गई, आसपास के पड़ोसी देशों से जो तब रिलेशन थे अब शायद तो कुछ बदल गए या शायद और बुरे हो गए, और डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। किसी स्टेट के अंदर पहले कुछ सीन था, अब वहाँ कुछ और सीन हो गया है। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग बनाने के लिए कि वो समय के साथ साथ भी मॉडर्न रही ना, पुरानी बच्ची हो जाए बिल्कुल ही, ऐसा पुराने ज़माने की हो जाए, तो उसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस कर सकते हैं। बट चेंजेस जो कोर है ना, जो दिल की धड़कन होती है बिल्कुल ऐसे प्रॉपर वाला जो एरिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन ये है, और हर कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए, द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रिजर्व कोर वैल्यूज एंड नॉर्म। कोर वैल्यू आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब फंडामेंटल राइट पे पहुँच गए, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम वाला, एंड बी फ्लेक्सिबल एनफ टू अडेप्ट द चेंजेस। दूसरा क्या है, इतना फ्लेक्सिबल रहो कि आप चेंजेस को अडेप्ट कर पाओ। अ टू फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। अगर कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है जो जब मर दिया है इसको चेंज कर दिया, अरे ये लॉ अच्छा नहीं लग रहा है इसमें बदलो, ये बदलो, ये बदलो, वो भी बिल्कुल गलत है। फिर वो लोगों की आइडेंटिटी, सिक्योरिटी कुछ नहीं देगा। और टू रिजिड भी हो जाए, जो सुने ही ना, तो वो तो डिक्टेटरशिप का रूप ले लेगी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस होना चाहिए बिटवीन अथॉरिटेटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंस, ये आप क्या पढ़ रहे हो, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन टॉपिक। तो पहला बैलेंस ये है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी बनाया। दूसरा बैलेंस क्या है कि एक रिजिड पन में और एक अथॉरिटेटिव पन में और एक फ्लेक्सिबल में डिफरेंस। जैसे तुम्हारी मम्मी होती है, कहीं कहीं पर रिजिड है, बेटा पढ़ लो बैठ के वरना चप्पल थेरेपी मिलेगी, ठीक है। और कभी कभी मम्मी फ्लेक्सिबल, अच्छा ठीक है बेटा अभी सो जा, बहुत देर पढ़ाई हो गई, ठीक है, नंबर कम आया कोई बात नहीं अगली बार आ जाएंगे। और जब कई बार तुम नहीं पढ़े हो तो डांट पिटकार भी लगा देती है। तो एक रिजिड और फ्लेक्सिबल का मिक्सचर होते हैं ना हमारी फैमिली, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी ऐसा ही होना चाहिए। कुछ ऐसी कोर वैल्यूज़ है जो बिल्कुल छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी वैल्यूज़ है जहाँ आप जो है फ्लेक्सिबल हो सकते हो लिविंग रखने के लिए, ठीक है जी। अब आते हैं हाउ वॉज द, नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ फोटोज़ हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, देखो बी आर अम्बेडकर जी है यहाँ पे, और भी हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, काफ़ी सारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आर हियर। चलो पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब कैसे बनी थी, कहाँ बनी, क्या ऐसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी, वो सब अब आप डिटेल में जानोगे, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यही पॉइंट्स आप लिख देना। एंड इनफैक्ट अगर आप मेरे नोट्स देखोगे तो उनमें तो बहुत बढ़िया से और आपको मिल जाएगा, और वो भी फ्री में इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है अनडिवाइडेड इंडिया की, पहले ना जब हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था तो उससे पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तैयारी हो गई थी, ठीक है। उसकी पहली सिटिंग भी हो गई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि पाकिस्तान की क्रिएशन से पहले, पार्टीशन होने और बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लीडर्स हैं ये सब इकट्ठा मिल भी चुके थे, बातचीत भी हो चुकी थी, ठीक है। बट देखो 14 अगस्त 1947 को जो है आप कह सकते हो कि असेंबली दोबारा से इकट्ठी हुई थी टू रिप्रेजेंट द डिवाइडेड इंडिया। फिर 14 अगस्त की ना रात को हुई थी, वैसे ये 12 बजे के करीब हुई थी, ठीक है, होने ही वाले थे 12 बजे। उस समय पे आप कह सकते हो 14 अगस्त 1947 को दोबारा से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी मीटिंग रखवाई जाती है और वो मिलती है। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब आपको क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो ये लीडर्स थे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने हैं उनका इलेक्शन कैसे हुए थे? तो उनके इलेक्शन गाइस हुए थे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जैसे प्रेसिडेंट, हमारी फिलहाल प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। क्या उनके लिए आपने वोट दिया था? नहीं ना। मोदी जी के लिए तो आपने वोट दिया, बट उनके लिए वोट दिया था आपने? नहीं।
उनको किसने वोट करेगा, तो वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, ठीक है। ये आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे प्रेसिडेंट को कैसे चूज़ करा जाता है हमारी कंट्री में। तो एक इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जहाँ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ना, जैसे हमारे MPs MLAs वगैरह, वही आगे वोट डाल के एक नया लीडर चुनते हैं। ऐसा ही हुआ था यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद के टाइम पे कि हम इंडिया के सिटीजन्स ने, और उस समय पे तो पार्टीशन नहीं हुआ था, तो ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया के, हमने डायरेक्टली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वोट नहीं रखा था, नहीं लगाए थे। हमारे लीडर्स ने ही आपस में चुना था। इतने सारे कांग्रेस पार्टी थी ना तब, कांग्रेस कितने मेंबर्स थे, और भी कुछ कुछ पार्टीज थी, इतने सारे नेशनल लीडर्स थे हमारे, तो सबने मिलकर ही कुछ ऐसे लीडर्स को चुना था जो कॉन्स्टिट्यूएंट आगे बनाने वाले थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बनाने वाले थे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे हमारे, ये याद रखना। तो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये बहुत बड़ा 1 मार्कर क्वेश्चन है, लिख लो। आगे कॉम्पिटेटिव लेवल तक आपको ये पूछा जा सकता है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में। एक इलेक्टोरल प्रोसेस फॉर मेंबर क्या था, क्या प्रोसेस था जिससे डिसाइड हुआ था कि कौन कौन लीडर्स जाएंगे। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी थे, BR अम्बेडकर, तो उनको वोट मिला था इसलिए वो वहाँ तक पहुँचे थे। तो कैबिनेट स्पेशल प्लान जारी करा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ये हुआ था, जहाँ पे बताया गया था कि कैसे आएंगे वो हमारे लीडर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो तुम्हें याद होगा, नहीं याद तो अभी 12th में आके पढ़ोगे, जो हमारे इंडिया था ना, वहाँ पे ऐसा सिस्टम था कि कुछ तो स्टेट थी जिसे प्रोविंसेस बोला जाता था, जो ब्रिटिशर डायरेक्टली रूल करते थे, और कुछ राजा महाराजाओं की प्रिंसली स्टेट होती थी जहाँ पे राजा भी था, बट राजा ने ब्रिटिश क्राउन को एक्सेप्ट कर रखा था कि ब्रिटिशर्स वैसे सब कुछ देखते थे, बट अंदर का कंट्रोल जो है एक स्टेट का, वो राजा का अपने पास एक किंगडम का होता था, तो उन्हें प्रिंसली स्टेट कहते थे। तो इसीलिए प्रोविंसेस जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर में थी, जैसे यूपी जो है वो एक प्रोविंस था जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश रूल था, बट अगर आप बात करो तो राजस्थान वॉज अ प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम समझ रहे हैं। तो अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल में 292 सीट्स अलॉट हुई, यानी कि पूरे इंडिया में से 292 सीट्स अलॉट हुई ब्रिटिश वाली स्टेट्स के अंदर, जहाँ ब्रिटिशर डायरेक्ट कंट्रोल में थे, और प्रिंसली स्टेट्स में हुई मिनिमम ऑफ 93। सीट्स वर डिस्ट्रीब्यूट ऑन द पॉपुलेशन इन द रेशियो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1:10 लाख, ठीक है, यानी कि 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव जा रहा था। यानी कि एक रीजन है जहाँ 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, वहाँ से एक इंसान जा रहा था जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो सीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन इन द रेशियो ऑफ 1:10 लाख, ठीक है जी। ये लर्न करना है आपको। रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटीज़ कौन सी थी, जैसे कि उस समय पे इंडिया में 3 टाइप की कम्युनिटीज़ थी, हिंदू, मुस्लिम एंड जनरल पॉपुलेशन। सॉरी, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल पॉपुलेशन इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदूज में हम और भी डिफरेंट जो हमारे कास्ट है ना, उन सबको कंसिडर कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसलिए मुस्लिम्स थे, सिख्स थे एंड जनरल पॉपुलेशन वॉज देयर। तो ईच कम्युनिटी इलेक्टेड इट्स ओन रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, जो PR सिस्टम है हमारा। प्रिंसली स्टेट का रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, जो राजाओं वाली जगह थी वहाँ से, तो मेथड ऑफ सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रिंसली स्टेट वो डिटरमाइंड बाय द कंसल्टेशन, वो राजाओं ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिलकर और जो है लीडर्स ने मिलकर कंसल्टेशन से करा था। तो इस तरीके से वो लीडर्स इलेक्ट हुए थे, मतलब कि चूज हुए थे, जो जाके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी। तो 292 तो देखो आए थे हमारे लीडर्स स्टेट से, और 93 आए थे प्रिंसली स्टेट से। इतने लीडर्स हमारे पास थे, इन्हें आप प्लस कर लो, इन्होंने मिलकर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनानी थी। अभी ये बात थी पार्टीशन से पहले की, फिर हो गया हमारी कंट्री का पार्टीशन। तो उसके बाद क्या हुआ, तो इफेक्ट ऑफ पार्टीशन क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ पार्टीशन ये हुआ, आफ्टर पार्टीशन मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द एरिया, जो अब पाकिस्तान बन गया, तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं रह सकता था, तो दिस रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर इन द असेंबली टू 299। अब हमारे पास असेंबली के मेंबर्स कम हो गए थे, बाकी तो वहाँ चले गए थे ना पाकिस्तान की तरफ, तो उनका नंबर अब रिड्यूस होकर हो गया था हमारा 29। वो जब भी मैंने कहा था ना प्लस कर लो, उसमें से अब घट गए बहुत सारे, तो अब 299 हो गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली, बहुत समय लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होकर हमारे पास थी, और 24 जनवरी 1950 को 284 मेंबर ने साइन करा था फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो अडॉप्ट कब करी हमने कि हाँ वी विल फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949 को, 1 मार्कर। 24 जनवरी 1950 को हमने फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करा, और केम इनटू इफेक्ट, यानी कि लागू कब हुआ, कब से इंडिया में चलनी शुरू हुई वो कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950। तभी हम अपना रिपब्लिक डे, क्या कहते हैं रिपब्लिक डे, क्या होता है, हमारा भारत का संविधान जब से लागू हुआ तब से हम अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को बनाते हैं, ठीक है। तो ये 3 1 मार्कर है, तीनों लर्न कर लो, और तीनों आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ये इसी में से MCQ आएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा आपके अभी 11th वाले पेपर में, और आगे लाइफ टाइम आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब जो है देखो हमारा ना इतना हॉरिफिक पार्टीशन हुआ था, इतने देखो पढ़ाई है तुमने देखी है, इतनी मूवीज़ देखी है, रिटन में भी पढ़ रखा होगा, क्या क्या नहीं हुआ इस पार्टीशन के दौरान। कितने बच्चों के अपने माँ बाप से अलग हो गए, लोगों के घर छिन गए, रातों रात लोगों को घरों को छोड़ के आना पड़ा, ट्रेनें जला दी जाती थी, कम्यूनल वायलेंस हर तरफ,
लोगों को रेफ्यूजी कैंप में आके रहना पड़ा इतने इतने सालों तक। तो इतना पेनफुल था, पूरा पूरा मतलब कि इतनी डिस्ट्रक्शन हुई हमारी कंट्री के अंदर, बट फिर भी जो हमारे लीडर्स थे ना, नेशनल लीडर्स, उन्होंने वो विजन जो था कि भैया अब आज़ादी मिली है तो जल्दी से कॉन्स्टिट्यूशन बनानी, उसे गिव अप नहीं करा कि ये नहीं कि का बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अभी थोड़ी डिफरेंट टाइप से सरकार चला लेते, नहीं, वो जुट गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के काम में और हमारे को डेमोक्रेसी देने के लिए। तो डिस्पाइट द हॉरिफिक पार्टीशन, असेंबली ने ग्रेट करेज और मेच्योरिटी दिखाई कि हम लेट नहीं करेंगे, कि कह देते चलो यार अभी ना टेम्परेरी गवर्नमेंट बना देते हैं, कुछ और सिस्टम चला देते हैं, रुक के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, नहीं, उन्होंने उसी समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। और तब हमारी उस समय हमें समझ में आया कि कम्युनिटी के बेसिस पे, देखो हिंदू मुस्लिम पे ही तो पार्टीशन हुआ था हमारा, कि कितना ज़रूरी है कि हम किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी फील ना कराए, और अगर माइनॉरिटी है वो तो उसको राइट्स दे कि वो भी प्रोटेक्टेड फील करे। और सिटीजनशिप को लेकर कि इंडिया की सिटीजनशिप किस बेसिस पे मिलेगी, अब उस सब के लिए वो बहुत रेडी थे कि बढ़िया चीज़ें उन्हें बनानी है। अब ओके, अब देखो, ऑल्दो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूज नहीं बनी थी, क्या तुम हम लोगों ने तो वोट नहीं करा था ना लीडर्स को चुनने के लिए, ये जो अब 299 लीडर्स ने मिलकर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनानी थी, उनको हमने नहीं चुना था, उनको हमारे नेशनल लीडर्स में से ही कुछ ने चुना था। बट जो है तब भी जो हमारी ये जो असेंबली थी वो ब्रॉडली रिप्रेजेंटेटिव थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ से ना कांग्रेस से जा रहे थे बहुत सारे लीडर, तो कांग्रेस को तो बने हुए बहुत टाइम हो गया, कब से फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कांग्रेस फोरफ्रंट पे थी। तो कांग्रेस ना अपने आप में ही उस जमाने में एक बहुत रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी। कांग्रेस के बारे में आप आगे क्लास 12th में पढ़ोगे, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वहाँ पे हर रीजन से रिप्रेजेंटेटिव थे। जैसे अगर आप साउथ की बात करो तो साउथ से भी बहुत लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर, नॉर्थ से भी थे, ईस्ट से भी थे, वेस्ट में से भी थे, और साथ ही के साथ में अलग अलग, जैसे कुछ ऐसे लीडर्स होते थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करते थे, कुछ होते थे जो फार्मर्स को करते थे, कुछ होते थे जो वुमेन को बहुत सपोर्ट करते थे, कुछ होते थे जो है आप कहो कि जो वो थे ना फैक्ट्री के वर्कर्स, उनका हक आगे रखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी हमारी तो जो लीडर्स थे ना, उनमें से बहुत सारे लीडर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस में से थे, और उन्होंने ही जो है इलेक्शन में लिए 299 मेंबर्स के लिए वोट लगाया था, वोट डाला था। तो कांग्रेस उस समय पे एक ऐसी ना अम्ब्रेला पार्टी की तरह थी, यानी कि कोई भी लीडर है, तुम कह रहे हो कि यार मुझे तो ना ऐसी पॉलिसी चाहिए कि गवर्नमेंट ना सरकार मदद करे लोगों की, तो वो वाला लीडर भी वहाँ बैठा होगा। और कोई एक इंसान कह रहा है यार सब गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, जैसे प्राइवेट सिस्टम हो कि भाई जो कमाए उतना खाए, जैसे प्राइवेटाइजेशन में होता है, बाहर अमेरिका के अंदर होता है कि सब कुछ गवर्नमेंट थोड़ी करती है, लोग अपने आप फेस करते हैं चीज़ों को, उसको आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है अगर कोई, तो वो भी वहाँ कांग्रेस में बैठे थे। तो कांग्रेस एक बहुत ब्रॉड पार्टी थी, और जब उन लोगों ने मिलकर जो है चूज़ करा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स को, तो इसलिए वो बहुत रिप्रेजेंटेटिव था। तो ऑल रीजन्स फॉर गिवन रिप्रेजेंटेशन, सबसे रिप्रेजेंटेशन आया था, और 28 मेंबर हमने शेड्यूल कास्ट से भी डिसाइड करे थे। आफ्टर पार्टीशन कांग्रेस हेल्ड 82% ऑफ द सीट्स इन असेंबली, यानी कि जो ये 299 मेंबर्स थे फाइनल हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसमें से 82% सीट्स जो थी हमारी वो कांग्रेस पार्टी के ही सिटीजन्स कैंडिडेट्स की थी। हाउएवर कांग्रेस वॉज अ डाइवर्स पार्टी, जहाँ पे मैंने आपको कह दिया है ओपिनियन बहुत सारे अकोमोडेट होते थे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन में हम अलग अलग अथॉरिटी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन आखिर में बनी कैसे, ठीक है। चलो, तो पहला है अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट ओनली बिकॉज इट वॉज ब्रॉडली रिप्रेजेंटेटिव बट ऑल्सो केम फ्रॉम प्रोसीजर्स इट फॉलोज एंड द वैल्यूज मेंबर ब्रॉट इन डिबेट एंड डिसीजन मेकिंग। अब ऐसा ही नहीं है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए माना कि कॉन्स्टिट्यूशन तो भैया हमारे उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाई है जिन्हें हम बहुत पसंद करते थे, नहीं, इनफैक्ट इसलिए भी माना क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई वो बहुत अच्छा था, जो डिसीजन उन्होंने लिए वो बिल्कुल सही लिए। Member did not just represent their own community or identities, they deliberated with the interest of the entire nation. अब कोई हिंदू कम्युनिटी का अगर आप कहो हमारे तरफ से कोई लीडर हैं, कोई आप कहो कि कोई ऐसे लीडर जो फार्मर्स की तरफ से गए हैं, तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि खाली फार्मर का ही भाई, नहीं, वो पूरा नेशन को लेकर सोचा उन्होंने कि नहीं भैया ऐसा ना हो फार्मर के कोई हम कहते कि भैया ऐसे इन्हें ही सब कुछ प्रोवाइड करो, तो इंडस्ट्रियलिस्ट का भी सोचना होगा, फैक्ट्री वर्कर्स का भी सोचना होगा। तो इसीलिए कोई भी लीडर चाहे वो किसी एक कम्युनिटी का हो, उसने सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचा, उसने पूरे कंट्री के भले का सोचा, ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स बहुत चीज़ों पे होते थे, बट वो डिसएग्रीमेंट सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, नहीं, हमारे देश के भले के लिए होते थे। मेजर इशूज़ जो हुए थे वो थे सेंट्रलाइज या फिर डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट होगी। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, जैसे देखो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है, मोदी जी की सरकार है अभी, तो मोदी जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है वो इंडिया के हर स्टेट में लगेंगे, यूपी में भी, बिहार में भी, और हमारा जैसे हमारा बजट कौन पास करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है ना, तो वो यहाँ केरला में भी, तमिलनाडु में भी, या आप चले जाओ वहाँ हमारा ईस्ट में, असम में, हर जगह जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉज बनाया वो इक्वल लगेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ यूपी की सरकार है, यूपी की सरकार जो लॉज बनाएगी वो यूपी में लगेंगे, बिहार की सरकार जो लॉ बनाएगी वो बिहार में लगेंगे, इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये था कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होगी या डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट होगी, तो हमने क्या डिसाइड करा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी और स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। सेंटर स्टेट का रिलेशन अब कैसा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कितनी पावर होगी, स्टेट पे कितनी होगी, ठीक है, इन पे डिस्कशन सबसे ज़्यादा हुआ है।
जुडिशरी की क्या पावर होगी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत था कि प्रॉपर्टी राइट्स पे, इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुए थे, ठीक है। ओनली वन प्रोविजन वॉज पास विदाउट डिबेट, ये मैं आपको पहले भी शायद बता चुकी थी, एक ही प्रोविजन था जो बिना डिबेट के पास हुआ था, वो था यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज की, यानी कि एवरी सिटीजन ऑफ अ सर्टेन एज उसको वोटिंग राइट मिलेंगे। देखो अब 18 साल है, पहले ना कुछ और था, तुम बताओ कमेंट सेक्शन में सर्च करके पहले कितने साल के बाद वोटिंग राइट्स मिलते थे। तो अब है 18 साल, आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कास्ट के हो, 18 क्रॉस करती है आपकी वोटर आई डी बन जाएगी एंड यू कैन वोट। तो इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुई थी। मेंबर यूज रीजनड आर्ग्यूमेंट्स एंड नॉट पर्सनल बायस, हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो बायस नहीं हुए, पार्शियलिटी उन्होंने नहीं करी, रीजन के बेसिस पे उन्होंने करा। दे जस्टिफाइड देयर व्यूज थ्रू लॉजिक एंड ट्राई टू कन्विंस अदर, नॉट डोमिनेट, ये नहीं मेरी ये बात मानो, नहीं, उन्होंने कन्विंस करा। जैसे सामने आप क्या हो कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर की आप बात कर लो, उनके विचार नहीं मिल रहे, तो ये नहीं लड़ाई कर रहे हैं या एक दूसरे को गलत बातें बोल रहे हैं, नहीं, कन्विंस करा, नहीं मेरी ये बात समझिए आप, इस टाइप से, ठीक है। द डिटेल्ड डिबेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी एंड यू नो हमारे पास ना रिकॉर्ड में आज तक हमारे पास में जो वो नहीं होते, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, देयर आर क्लिप्स आर वी आर हैविंग, रिटन में हमारे पास सब कुछ लिखा है, एक एक बात लिखी हुई है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर ने ये कहा, उन्होंने ये रिप्लाई करा, ये सब भी हमारे पास आज तक लिखा हुआ है रिटन में कि कैसे बनी थी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द डिबेट्स आर इंपॉर्टेंट एज द फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, जैसे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ते हो ना, ऐसे ही अगर आपने पढ़ा कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, तो वो भी एक रिवॉल्यूशन से कम नहीं थी, ठीक है। पब्लिक रीजन इन प्रैक्टिस, अब लोगों का क्या रोल था भाई, वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग बैठ के बना रहे हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हम जनता क्या कर रही थी इंडिया के उस समय पे। तो इंपॉर्टेंट ऑफ पब्लिक रीजन वॉज ऑल्सो सीन इन द प्रोसीजर, ठीक है जी। असेंबली जो है हमारी, वहाँ पे पब्लिक को जो है बताया जाता था अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। असेंबली फॉर्म्ड 8 मेजर कम्युनिटीज़ टू वर्क ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग 8 मेजर कम्युनिटीज़ थी हमारी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे काम करती थी। अलग कम्युनिटीज़ को चेयर करते थे, जैसे एक को जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, एक को राजेंद्र प्रसाद, एक को सरदार पटेल, एक को BR अम्बेडकर जी, एंड अलग अलग काम होते थे। कई बार लीडर्स को सेवरल इशूज़ होते थे, बट वो उन इशूज़ को जो है आपको डिस्कशन करके सॉल्व कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल अम्बेडकर जी ने क्रिटिसाइज करा था कांग्रेस को और गांधी जी को, वाइल पटेल एंड नेहरू जी को काफ़ी सारे डिफरेंसेस आते थे, मतलब नेहरू जी की और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सोच नहीं मिलती थी काफ़ी सारी चीज़ों पे, येट दे वर्क टुगेदर कंस्ट्रक्टिवली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी इकट्ठा मिलकर उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। ईच कमेटी ड्राफ्टेड प्रोविजन रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट, तो सबको उनकी कमेटी मिली थी, उन्होंने अपनी कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट कर दी। दीज ड्राफ्ट्स वर देन डिबेटेड बाय द इंटायर असेंबली, तो उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया, ऐसे रूल्स लगाएंगे, फिर वो पूरी असेंबली बैठकर उन लॉज को पढ़ती थी जो इस कमेटी ने दिया और उस पर फिर वो जो है डिबेट करते थे, ठीक है जी। आगे पढ़ो। द असेंबली जनरली ट्राई टू अचीव कॉन्सेंसस रादर देन रिलाई ऑन मेजॉरिटी वोट, अब एक कोई डिसीजन लेना होता है ना तो आप मेजॉरिटी वोट करा लो कि सब इसका सपोर्ट करें, ठीक है वो चल जाए, तो उसमें भी फिर कुछ लोग रह जाते हैं ना जिनकी बात नहीं मानी जाती, तो ज़्यादा मेजॉरिटी वोट पे नहीं चले, कंसेंसस, सबको कन्विंस, एक लॉ है भाई ये लॉ पास करना है, तो वो 299 मेंबर्स के बीच में सिर्फ मेजॉरिटी वोट पे नहीं चले, वो 299 के 299 मेंबर्स को हाँ करवाया कि यार अपने मन से हाँ करो आप कि ये लगाएंगे हम ये वाला लॉ। द बिलीफ वॉज दैट इफ एवरीवन एग्रीज द प्रोविजन वुड नॉट हार्म एनी ग्रुप, क्योंकि अगर सब अग्री कर जाएंगे तो कोई हार्म नहीं होगा। एवरी आर्ग्यूमेंट, क्वेश्चन और डाउट रेज केयरफुली एड्रेस एंड रिस्पॉन्डेड इन राइटिंग, अब यही चीज़ मैं आपको बता रही थी, लिखित में आज तक है हमारे पास, जो डाउट किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के मन में था उसको लिखा गया, रिकॉर्ड करा गया, रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास। ओवरऑल हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 166 डेज तक मिली, ओवरऑल 2 साल 11 महीनों तक। ऑल सेशन वर ओपन टू प्रेस एंड द पब्लिक, हर सेशन जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, मीडिया वहाँ जा सकती थी, रिकॉर्ड कर सकती थी, और पब्लिक को भी पूरा था, वो जाके सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। शोइंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसेस, यानी कि तुम जाके समझ सकते हो कि क्या लॉज आपके लिए बन रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, बियॉन्ड द असेंबली हमारा टॉपिक आता है इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। दिस इज द कोर रीजन जिसकी वजह से वी आर हैविंग द वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, वो है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने बनाई थी जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी, और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ क्रिएशन ऑफ द असेंबली में नहीं थी, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो उन्होंने बनाई थी जिन्होंने हमारी फ्रीडम दिलाई। और वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्हें कब से पता था कंट्री के सिटीजन्स को क्या चाहिए, BR अम्बेडकर हैं, और आप कहो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उन्हें कब से पता था, वो कब से 1920 1918 तब से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें पता था, वो फोर फ्रंट पे थे। तो ऐसे और भी बहुत लीडर्स हैं, बहुत काफ़ियों का नाम हम यहाँ मिस कर रहे हैं, तो उनको तो पता था ना कंट्री के सिटीजन्स को क्या चाहिए, तो इसलिए वो हमारी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना के हमारे को दे पाए, ठीक है। तो द कोर प्रिंसिपल्स वर डेवलप ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट में जो हम नारे लगाते थे ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें ये राइट चाहिए, हमें ये राइट चाहिए, वही राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए गए, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन अ फाइनल
शेप टू दोज आइडियाज़। तो जो नारे हम ब्रिटिशर्स को लगाते थे ना, ब्रिटिशर्स हमें ये चाहिए, ब्रिटिशर्स हमें ये चीज़ चाहिए, हमें तुम्हारी सरकार नहीं चाहिए, वही सबको फाइनल शेप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिली। इन 1946 जो है हमारे नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा था, 1 मार्कर क्वेश्चन जल्दी से याद रखो, जहाँ पे उन्होंने एम्स एंड वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी। द रेजोल्यूशन कैप्चर द स्पिरिट एंड एस्पिरेशंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, यानी कि उसमें उन्होंने बताया कि नेशनल मूवमेंट के दौरान ये मांगी होती थी, ये भी हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे। कोर वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रही थी उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड? इक्वालिटी, ये कोर वैल्यू हमारी कोर है, ये इसको छिड़कानी नहीं हो सकती। कंट्री में इक्वालिटी रहेगी, लिबर्टी रहेगी, फ्रीडम मिलेगा, डेमोक्रेसी रहेगी, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे ही चलेगी, सोवरेनिटी रहेगी। सोवरेनिटी मतलब हमारे को रूल करने की पावर हमेशा हमारे हाथ में रहेगी, हमारे पे कोई और आके अब कभी कब्जा नहीं कर सकता, करने की कोशिश करेगा तो हम उसको पूरा उसका सामना करेंगे। सोवरेनिटी मतलब होता है जब हम ब्रिटिशर के अंडर में थे ना तो हम सॉवरेन नहीं थे, हमारे फैसले वो लेते थे, हर काम हमारे लिए वो कर रहे थे। अब हम सॉवरेन कंट्री, हमारा फैसला कौन ले रहा है? सरकार, जिसको हमने खुद इलेक्ट करा है। एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी, इन चीज़ों पे सबने अग्री करा था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स, सिर्फ रूल्स का सेट नहीं है, सेट ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, ये मॉरल प्रॉमिस है जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें करा है, जो हमने मांगे रखी थी ना नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, वही हमें मिली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम, हमारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस इस पे भी डिपेंड करती है कि उसका जो डिज़ाइन है वो बैलेंस है, यानी मैंने आपको बताया था ना वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वाला, उसी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने ना बहुत समय लगाया था इस बात पे फोकस करने में कि एक हमारी अच्छी सी एग्जीक्यूटिव हो, जो हमारी गवर्नमेंट है, एक बढ़िया सा हमारा पार्लियामेंट्री से बन जाए जिसको हम कहेंगे लेजिस्लेचर, और हमारी बढ़िया सी जुडिशरी बन जाए जो हमारे कोई भी डिस्प्यूट्स होंगे तो उन्हें वो सॉल्व कर पाए। और तभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है कि पावर को डिवाइड कर रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, की आउटकम्स क्या हुए थे? नेक्स्ट हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करा, ये की आउटकम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या हुआ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन बना, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट करा है। वी आर ऑल्सो हैविंग फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ? स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, लेजिस्लेटिव भी, एक्सिक्यूटिव भी है। ठीक है जी। अब लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल एक्सपीरियंस, पता है कई बार ऐसा कहा जाता है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में ना अब तुमने बहुत चीज़ें कॉपी करी हैं, तो क्या हुआ? कॉपी करी नहीं है, कॉपी करके उनको थोड़ा बढ़िया करा, फॉर्मेट करा, रिवाइज करा, तब लिखा है। तो फ्रेमर्स वर ओपन टू लर्निंग फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ये नहीं कहा कि हम चीट कर रहे हैं, नहीं, हम समझ रहे हैं कि तुमने जो गलती करी है वो हम ना करें। तो इसलिए हमने एक बुक में ना, एक क्लास में एक बॉक्स बनाया, उसमें बट से बबल्स बने हैं कि यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया, हमने रशिया की कॉन्स्टिट्यूशन से ये सब चीज़ें अडॉप्ट करी, सोवियत यूनियन से ये चीज़ें अडॉप्ट करी, और अलग अलग फ्रांस से ये चीज़ें अडॉप्ट करी। तो काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकर्स ने पढ़ी और उनमें से जो अच्छा था उन्हें हैंड पिक करके हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अपने मुताबिक लिख दिया। तो द बोरोड प्रोविजन फ्रॉम वेरियस इंटरनेशनल मॉडल्स सूट द इंडियन नीड्स, यानी कि बोरो उनसे करा बट ब्लाइंडली कॉपी नहीं करा था, पहले उस पर डिबेट करा, डिस्कशन करा, उसको थोड़ा रिफाइन करा, तब लगाया। द असेंबली हैड ब्रॉड एंड इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव, इट चूज व्हाट वर्क बेस्ट ग्लोबली एंड अडेप्टेड टू इट मीनिंगफुली। ठीक है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनी, जो मैं यहाँ पे आपको फोटो मुझे याद रहा तो लगा दूंगा, वरना आप एनसीईआरटी में से देखना, ऐसा बबल दे रखा है, वहाँ पे बता रखा है यहाँ से हमने लिए, तो ये 1 मार्कर में आएगा। तो वो जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली हमारे पास बनी वो ऐसी थी जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में से सबसे बेस्ट आइटम हमारे पास में आई, और वो भी हैंड पिक्ड, और अब उस पर डिबेट और डिस्कशन होगी। ये नहीं कॉपी कर लिया, इसका ये अच्छा लग रहा है कॉपी कर लो, तुम असाइनमेंट में जैसे करते हो वो काम नहीं करा। ठीक है, तो फाइनल हमारा लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक में जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट में हमने पढ़ लिया कि नेशनल मूवमेंट की इनहेरिटेंस है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वही लिखा है जो नेशनल मूवमेंट के दौरान हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगते थे कि भाई आप जाओ, हमें अपने आप को खुद रूल करना है। और लास्ट आपने पढ़ा, हमारा लास्ट टॉपिक हमारा गाइस ये वाला था, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। इसमें हमने एक समरी पढ़ी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन हाईलाइट्स क्या हैं। तो हमारे पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, और ग्लोबल एक्सपीरियंसेस पे बेस बनी। हमने काफ़ी सारी चीज़ें बोरो करी हैं बट ब्लाइंडली कॉपी नहीं करी हैं, उनको रिफाइन करके लिखा गया। विद दिस गाइज आपका ये चैप्टर फुली कंप्लीट हो जाता है। अब आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक बार आप बस इस चैप्टर को पढ़ लिया है, अब जो मैंने नोट्स बनाए ना बढ़िया से, उससे इसको रिवाइज कर देना। ठीक है, जिससे कि ये सब जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में फिट हो। मेरे नोट्स को मैं कहूँगी इंस्टाग्राम से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और साथ में ना कॉपी डाउन कर लो, एक कॉपी खुद रखो और उसमें कॉपी कर लो, ये सब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। विद दिस हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ऐसी गाइज मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा रही हूँ, ह्यूमैनिटीज़ के बहुत सारे सभी सब्जेक्ट्स एंड फिजिकल ऑल्सो। तो गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लो। कोई क्वेरीज है तो कॉमेंट सेक्शन में बता दो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।